चलिएगा, स्वागत है आप सभी का। क्योंकि ल्यूसेंट की भारी डिमांड चल रही है। फिजिक्स वाला ल्यूसेंट मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कराया है, तो एक बार फिजिक्स वाला ल्यूसेंट आप जाके देखिएगा। तो बच्चों की एक बड़ी ये भी था कि सर की केमिस्ट्री का ल्यूसेंट भी जल्द से आना चाहिए। तो जल्दी से ही हमने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री का ये ल्यूसेंट। तो केमिस्ट्री के ल्यूसेंट को हमने 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड पोर्शन रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री। तो ल्यूसेंट की इस केमिस्ट्री वाली सेशन में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं आप सभी के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। पूरा का पूरा ल्यूसेंट के ऊपर बेस्ड रहेगा। यहां पर अलग अलग डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाने का प्रयास करने वाला हूं ल्यूसेंट के एक एक कंसेप्ट को। आप सभी को पता है ल्यूसेंट, जो कि जितने भी वनडे एग्जामिनेशन को हम देखें, इवन पीएससी ही क्यों ना देखें, पीएससी का प्री बहुत सारा पोर्शन, कुछ हम मेंस का भी देख सकते हैं और प्री का तो अच्छा खासा पोर्शन हम यहां पर देख सकते हैं, जो सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से बनते हैं अपने ल्यूसेंट से। तो आज स्टार्ट होने वाली है ल्यूसेंट की सीरीज। तो ल्यूसेंट की केमिस्ट्री वाली सीरीज, फिजिक्स वाली सीरीज को मैं कंप्लीट करा चुका हूं। जिसने ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा। करीब 9 घंटे में पूरा का पूरा फिजिक्स यहां पे कंप्लीट हुआ है। आज जो डिस्कशन होने वाला है केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है ल्यूसेंट का। तो चलिएगा, करते हैं शुरुआत ल्यूसेंट के इस पोर्शन की। जैसा कि मैंने बताया कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक केमिस्ट्री जो है, कार्बनिक रसायन जो है, ये मैं आज कवर कराने वाला हूं। चलेगा। तो जब हम भी कभी भी हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा करते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो सीधी सी बात है कार्बन और इसके यौगिकों को यहां पर पढ़ा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कार्बन और इसके यौगिकों को अलग से हमने क्यों पढ़ा है। कुछ बेसिक जानकारी पहले, उसके बाद ल्यूसेंट के ऊपर चलेंगे। बेसिक जानकारी क्या कि आपने बोला कि सर कार्बन के जो यौगिक जो होते हैं इनको हम अलग से क्यों पढ़ते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कार्बन की बैलेंसी। पहला रीजन जो है कार्बन की क्या संयोजकता, कार्बन की जो बैलेंसी होती है, यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखें, तो आपको पता चल जाएगा 1s2 2s2 2p2। पी के पास होते हैं 3 कक्षक, वो भी कौन कौन से, ये होते हैं px और py pz। 3 ऑर्बिटल जो यहां पर होते हैं हुंड के नियम से क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। इसके पास जो खाली जगह है ये 4 इलेक्ट्रॉन और यहां पर ले सकता है। तो जो बात करेंगे हम किसके बारे में, कार्बन के बारे में। अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजाद करने का रीजन ही ये रहा है कि कार्बन की संयोजकता होती है 4। ये आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों में ही देखने को मिल जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और उसके कंपाउंड को पढ़ा जाता है, तो पहला उसका सॉलिड रीजन क्या है, इसकी बैलेंसी। दूसरा, कार्बन का स्पेसिफिक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता कैटिनेशन। हिंदी में से बोला जाता है श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। कार्बन के यौगिकों में लॉन्ग चेन, लंबी श्रृंखला। देखो आप यहां पे लॉन्ग चेन, इसके अलावा जो ब्रांच चेन भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी कार्बन में। तो कार्बन के यौगिक सीधी श्रृंखला में लॉन्ग चेन में भी मिल जाते हैं, ये हमें ब्रांच चेन में भी मिल जाते हैं, ये हमें शाखित श्रृंखला में भी मिल जाते हैं। इसके अलावा जो कार्बन के जो कंपाउंड जो होते हैं ये हमें साइक्लिक पैटर्न में भी देखने को मिल जाते हैं। हिंदी में इसे बोला जाता है कि चक्रीय यौगिक। जैसे बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन की, ये देखिएगा, ये रहा आपके सामने क्या, साइक्लोप्रोपेन। बात कर लेते हैं साइक्लोब्यूटेन की। अगली बात कर लेते हैं साइक्लोपेंटेन की।
और बात कर लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन की भी बात कर लेते हैं। ये लो आप, ये बेंजीन में नहीं बना रहा हूं, ये है क्या, ये है साइक्लोहेक्सेन। आपको पता होना चाहिए बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड आते हैं। साइक्लोबेंजीन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन के जो यौगिक जो होते हैं प्रकृति में ज्यादा पाए जाते हैं। ज्यादा पाए जाने का रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन उसकी बैलेंसी। तो कार्बन की संयोजकता होती है 4, क्योंकि इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन की से और आवश्यकता रहती है। तो अष्टक को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो जाहिर सी बात है इसकी बैलेंसी कितनी हो जाती है, 4। तो ये आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों में देखने को मिल जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसमें इसका फीचर ये है कैटिनेशन। कार्बन के यौगिकों में लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाने का गुण पाया जाता है। तो ये स्ट्रेट चेन भी बना देते हैं, सीधी श्रृंखला भी बना देते हैं, ये साखित श्रृंखला में भी मिलते हैं। और मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल दिए आपको साइक्लिक चेन के, यानी मैं आपको साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये साइक्लिक पैटर्न में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है प्रकृति में क्या होते हैं, कार्बन के जो यौगिक होते हैं ये काफी ज्यादा पाए जाते हैं। तो बस यही जानकारी यहां पर दी जा रही है, क्या कि जो कार्बन के बारे में ये बताया जा रहा है, कार्बन कैसा है, ये है कैसा, ये है एक नॉन मेटल है जो कि परमाणु क्रमांक 6 के साथ यहां पर 14वें समूह में आपको देखने को मिलेगा। ये देखो 14वां समूह, 14वां समूह सर कौन सा कहलाता है? तो 14वां समूह जो होता है इसे बोला जाता है कार्बन फैमिली। इसमें जो मेंबर देखने को मिलते हैं सो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो यहां पे हमें देखने को मिल जाता है क्या, कार्बन। और कार्बन का स्पेशल फीचर मैंने आपको यहां पर बता दिया, जिसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड नेचर में ज्यादा देखने को मिलते हैं। बात करते हैं, यहां पर एक शब्द आता है, शब्द को बोला जाता है एलोट्रॉप। एलोट्रॉप को हिंदी वाले बोलते हैं अपर रूपता। एलोट्रॉप हिंदी वाले से क्या बोलते हैं, अपर रूपता से कहते हैं। सर ये अपर रूपता क्या होती है? तो आप सभी लोगों ने बचपन में एग्जाम्पल जरूर पढ़े होंगे, क्या कार्बन के 2 एलोट्रॉप जरूर सुने होंगे। कार्बन के 2 जो अपर रूप होते हैं, कौन कौन से अपर रूप होते हैं? एक होता है डायमंड, हीरा, और दूसरा होता है कौन सा, ग्रेफाइट। दोनों को यदि आप बहुत गौर से आप देखेंगे तो ये होता है ग्रेफाइट, जो होता काले से रंग का होता है, ये होता डेजलिंग इफेक्ट शो करता है, ये चमकदार होता है। ये विद्युत का होता है स्वचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये होता है बैड कंडक्टर। तो हम दोनों को देखकर बता पा रहे हैं क्या कि ये हीरा है और ये क्या है, ये कार्बन। तो अपर रूपता की परिभाषा ही यही होती है कि जब फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो, जब भौतिक गुण क्या हो, असमान हो, और रासायनिक रूप से ये दोनों किससे मिलके बने हुए हैं, ये दोनों मिलके बने हुए हैं भाई साहब, कार्बन से ही मिलके बने हुए हैं। तो वही इसकी परिभाषा यहां पर दिखाई आपको दे रही है कि जब भौतिक गुण क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है, और जो रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसे ही बोला जाता है क्या, एलोट्रॉप कहा जाता है। कार्बन के 2 अपर रूप आप सभी ने सुने होंगे, हीरा और ग्रेफाइट। हालांकि एक और अपर रूप है जिसे फुलरीन कहा जाता है, जो कि बकमिंस्टर फुलरीन के नाम के आधार पर फुलरीन दिया गया है। 60 कार्बन वाला एक और नया अपर रूप आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे 2 एग्जाम्पल यहां पे दिए कार्बन के अपर रूप के। पहला कौन सा, पहला है हीरा और दूसरा है क्या, ग्रेफाइट। इनकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये रहा आपका डायमंड, ये रहा आपका ग्रेफाइट। तो डायमंड कैसा होता है, सो आप देख पा रहे होंगे अभी जो मैं आपको बता रहा था कि ताप और विद्युत का ये कुचालक होता है। इसके अलावा ये देखो, ये बहुत हार्ड होता है, किसी भी एसिड का, किसी भी बेस का इसके ऊपर प्रभाव जो होता है ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा। इसके क्यूब कैसे होते हैं, ये आपको क्यूबॉइड शेप में आपको देखने को मिलेंगे, घन के आकार के देखने को मिलेंगे। हीरे की प्रॉपर्टी आपको यहां पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखिएगा, बात करते हैं हीरा कैसा होता है, तो हमने बोला कि यह होता पारदर्शक होता है, लगभग आर पार हम इसके देख पाते हैं। और जानकारी यहां पर दी जा रही है, कुछ विशेष प्रकार के हीरे जो होते हैं, देखो काले रंग के हीरे जो होते हैं, इन्हें बोट यहां पे नाम दिया गया है। इसका यूज कहां पे करते हैं, कांच को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हीरे के बारे में इतनी जानकारी मेरे ख्याल से संकरण भी इसमें दिया होना चाहिए, हाँ मिलेगा आपको।
अब गुण बताए जा रहे हैं किसके, ग्रेफाइट के। तो पहला गुण तो आप बता सकते हो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ऊष्मा का या तापमान का अच्छा के विद्युत का अच्छा क्या होता, सुचालक होता है। यहां पर इसकी रिलेटिव डेंसिटी यहां पर दी गई है 2.2। इसके अलावा यहां पर देखो इसका यूज रगड़ने पर काला निशान बन जाता है, इसलिए कई लोग इसे ब्लैक ग्लास या काला शीशा के नाम से भी इसे जानते हैं। जो पेंसिल जो होती है इसी ग्रेफाइट का यूज वहां पे किया जाता है। तो कई लोग ऐसा नहीं बोल देते कि सर पेंसिल में लेड का उपयोग होता, लेड का नहीं होता। लेड को हिंदी में बोलते हैं सीसा, वो टॉक्सिक मेटल की कैटेगरी में आता है। जो आपका पेंसिल जो होता है वहां पे ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला देखो, हां लिखा हुआ है ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में यहां पे किया जाता है। और याद करिएगा मैंने आपको बताया था जब मैं आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर डिस्कशन करा रहा था, तो यहां पे चर्चा हुई थी किसके ऊपर, मॉडरेटर। हिंदी में से बोला जाता है क्या, मंदक कहा जाता है। तो मैंने बोला था जो मॉडरेटर जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को मंद करते हैं, न्यूट्रॉन के वेग को धीमा करते हैं। और मॉडरेटर के तौर पर या तो यूज करते हैं हैवी वाटर का यूज कर लेते हैं, या यूज किया जाता है ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। इन दोनों में से किसी का भी उपयोग हम कर सकते हैं, किस रूप में, मंदक के रूप में यहां पर किया जाता है। हीरे में देखो कार्बन का संकरण बताया जा रहा है, हीरे में होता है कार्बन का sp3 और ग्रेफाइट में होता है क्या, sp2 संकरण अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। ये रही वो पेंसिल ग्रेफाइट वाली जो मैं आपको बता रहा था, ग्रेफाइट वाली पेंसिल। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं चीनी को साफ करने के लिए एनिमल चारकोल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि चारकोल की प्रॉपर्टी होती है क्या, एड्सॉर्बेंट की प्रॉपर्टी होती है, अधिशोषक की प्रॉपर्टी होती है, गुण पाया जाता है। ये सुपरफिशियली क्या करता है, डर्ट और डेब्रिस को, गंदगी को सोख लेता, मगर सुपरफिशियली। इसको बोलते अधिशोषण, अवशोषण नहीं बोला, अवशोषण फिनोमेना होता इंटरनल। ये कैसा करता है, अधिशोषण के तौर पर काम करता है। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, जाहिर सी बात है जैसा नाम वैसा काम। ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बने हों, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बने हों, इसे ही बोला जाता है क्या, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल यदि मैं आपको दूं तो नेचर में जो पेट्रोलियम जो होता है, जो कच्चा तेल जो होता है, ये तो हाइड्रोकार्बन का ही तो मिश्रण है। अलग अलग यहां पे कार्बन नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो वही यहां पे बताया जा रहा है कि भाई जो कच्चा तेल जो होता है हाइड्रोकार्बन का क्या है, बहुत ही अच्छा क्या है, मिश्रण है। अब हाइड्रोकार्बन को इन्होंने क्या काम किया है, दो भागों में पहले बांटा है। अब देखिएगा, पहले मैं आपको दो भाग समझा दूं, आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। हाइड्रोकार्बन्स को दो कैटेगरी में, पहली कैटेगरी कहलाती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हिंदी में से बोला जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरी कैटेगरी कहलाती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हिंदी वाले से बोल देते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी या दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली कैटेगरी कहलाती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। से संतृप्त का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिले, आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिले। ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड या एकल बंध देखने को मिलता है, इन्हें कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो सर असंतृप्त में क्या मिलेगा, डबल और ट्रिपल मिलेगा? जी हां, ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन कार्बन के बीच में या तो मिले डबल बॉन्ड और या तो मिले क्या, ट्रिपल बॉन्ड, ये कहलाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सर जिनमें सिंगल बॉन्ड मिलता है इनका कोई स्पेसिफिक नेम है क्या? जी हां, इनका बिल्कुल नेम है, स्पेसिफिक नेम है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पे सिंगल बॉन्ड पाया जाता है इन्हें हम बोलते हैं एल्केन।
ये क्या कहलाते हैं? इन्हें कहा जाता है एल्केन। सर जहां पे डबल बॉन्ड पाया जाता है ये कहलाते हैं एल्कीन। सर जहां ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है ये कहलाते हैं एल्काइन। ध्यान से देखना। तो बात करते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है इन्हें बोला जाता है एल्केन कहा जाता है। और एल्केन के जनरल फॉर्मूले की यदि बात करूं एल्केन के सामान्य सूत्र की बात करूं तो इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन की बात करूं तो CnH2n। एल्काइन की बात करूं CnH2n-2। सर हमें ये फॉर्मूले याद नहीं होते, याद करें क्या? कोई मामूली सी बात है, एक फॉर्मूले को याद करो दोनों याद हो जाएंगे। सर कैसे? आपने याद किया एल्केन, सो एल्केन का फॉर्मूला क्या? CnH2n+2। तो ये है आपका एल्केन। एक काम करो +2 को अलग कर दो तो ये हो जाएगा एल्कीन। +2 की जगह क्या कर दो? -2 कर दो, ये हो जाएगा एल्काइन। सर यहां पे n क्या है? जैसा कि आपको n में दिखाई दे रहा है, n है क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या। मैंने बोला यहां पर n का मान रखो 1। आपने कहा सर ठीक है रख देते हैं n का मान 1। जैसे ही मैंने n का मान 1 रखा तो n ये हुआ 1 और 2 और 2 कितने हो गए? 4। सर बन गया मीथेन बन गया। सर ये तो सबसे सिंपल प्रकार का एल्केन, सबसे सरल प्रकार का एल्केन कौन सा? मीथेन। सर 2 रखो ना, फिर क्या बनेगा? रख देते हैं भाई अपन। तो C2 यहां पे 2 रखा, 2 का गुणा 2 में किया तो कितना हुआ? 4। 4 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ? S6। सर ये क्या बन गया? सर ये मीथेन। सर ये क्या बनेगा? इथेन। फिर 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 4 वाला ब्यूटेन, 5 वाला पेंटेन, 6 वाला हेक्सेन, 7 वाला हेप्टेन, 8 वाला ऑक्टेन, 9 वाला नोनेन, 10 वाला डेकेन। अंतर केवल इतना है, अंत में जो प्रत्यय लगेगा वो कौन सा होगा? एन प्रत्यय लगेगा, ANE। सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डेकेन बनते जाएंगी सीरीज। सर क्या ऐसे ही एल्कीन भी बनेगा? जी हां वैसे ही एल्कीन बनेगा। सर इसमें 1 रखो ना। सर अब कितना आएगा? चलो रख देते हैं। n के में वैल्यू रखी 1 तो क्या बना? CH2। क्या ये बनेगा? सर ये नहीं बनेगा। अभी आपने बताया कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। सर इसकी भी 2 तो बची है। सर इसका मतलब है n बराबर 1 रखने पर एल्केन तो बनेगा ही नहीं, तो मिनिमम हमें 2 रखना पड़ेगा। रख दें अपन 2। चलो मैंने रखा 2 तो C2H4। सर ये कैसे बन गया? देखो भाई कैसे बन गया। तो डबल बॉन्ड है देखना, तो मैंने इसका स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, ध्यान से यहां पे देखो। तो 1 कार्बन 2 कार्बन, पहले मिनिमम सिंगल बॉन्ड लगाया, 2 H है, 1 H इसको दे दिया मैंने, 1 H इसको दे दिया, 1 H इसको दे दिया, 1 H इसको दे दिया। कार्बन की मैंने बैलेंस ही देखी, 1 2 3 ही हो रही है। मैं समझ गया बीच में आएगा क्या? डबल बॉन्ड आएगा। सर क्या बन गया? सर ये इथीन बन गया। क्यों इथीन बन गया? क्योंकि यहां पर अब मैं प्रत्यय लगाऊंगा, ईन प्रत्यय लगाऊंगा। आ रही है आपको बात समझ में? देखो पूरी सीरीज मेरे ख्याल से इसमें बनी बनाई भी होनी चाहिए। है क्या? है। देखो ENE प्रत्यय लगा है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, दिखाई दे रहा है? ENE प्रत्यय यहां पर लगे हुए हैं। तो बिल्कुल आपको पूरी सीरीज यहां पे देखने को मिल जाएगी। सर वैसे ही क्या एल्काइन में भी ऐसे ही होगा क्या? देखो ऐसा ही होगा क्या? एल्काइन में होगा, ध्यान से देखो आप। तो हमने बोला एल्काइन, तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या? CnH2n-2। तो आप सर n की वैल्यू 1 रखो, चलो रख देते हैं। तो ये 2 में से 2 जाएगा 0, तो n बराबर 1 में तो कुछ बनेगा नहीं। n की वैल्यू रखी 2, 2 और 2 4, गुणा किया 2 × 2 4, माइनस किया 2, C2H2। सर कैसे बनेगा ये? एक काम करो, एक कार्बन मिनिमम 1 बॉन्ड लगाओ, दूसरा कार्बन 1 H इसको दे दो, 1 H इसको दे दो। सर कार्बन की बैलेंसी तो 4 होती है, यहां तो आपने 2 ही बनाई है, 1 2, तो मैंने कहा यहां लगा दो डबल बॉन्ड। इस कार्बन की बैलेंसी कितनी हो गई? 3 और 1 4,
इसके देखो 3 और 1 4। बात को समझ में आ रही है। मगर यहां पे जो हम प्रत्यय लगाएंगे वो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? आयन प्रत्यय लगाएंगे, YNE। तो ये है दरअसल हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में बहुत अच्छा एग्जाम्पल एल्केन का। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, पूरी सीरीज यहां से बना दो। असंतृप्त में जहां पे डबल बॉन्ड आएंगे और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। डबल बॉन्ड वाले को क्या नाम दिया आपने? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या नाम दिया? एल्काइन। डबल बॉन्ड में क्या आपको देखने को मिलेगा? CnH2n फॉर्मूला, और CnH2n-2 मिलेगा किसका? एल्काइन का फॉर्मूला। बस पूरी सीरीज आप बनाते चलिएगा। वो यही तो बता रहा है यहां पे कि हाइड्रोकार्बन होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? तो पहला ये बता रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये देखो आप, पहला ये बता रहा है, पहला जो होता है इसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आता है? तो यहां पर बताया गया, यहां पे आता कि भाई साहब एल्केन यहां पर आता है, और ये रहा एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, जहां n क्या कार्बन परमाणुओं की संख्या को बता रहा है। पहला मेंबर बना दिया उन्होंने कैसे? मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन। बात समझ में आ रही है? ये रहा उसका पूरा चार्ट। देखो तो प्रीफिक्स हमने क्या लगाया? मैथ लगाया। आखिरी में एन प्रत्यय यहां पे लगेगा। तो स्ट्रक्चर में देखो पहला क्या बना? मीथेन, दूसरा इथेन, 3 रखोगे सो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। तो यहां पे उनके पूरे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, यहां पे उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बने हुए हैं। सर हमसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? तो पहला क्वेश्चन पूछता है एल्केन कैटेगरी में उसका जनरल फॉर्मूला बताओ। एल्केन का पहला सदस्य कौन सा है वो बता दो, मीथेन। कई बार क्वेश्चन पूछा है प्रोपेन का सूत्र लिखो, केमिकल स्ट्रक्चर भी पूछ लिया है, केमिकल नेम भी पूछ लिया है। ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला बताओ या पेंटेन का केमिकल फॉर्मूला बताओ। बस कुछ नहीं करना है। तो यहां पर इतना बस याद रखना है, एक कार्बन को बोलेंगे मैथ, एथ, प्रोप, 3 को, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट और 8 को बोलते ऑक्ट बोलते हैं। और एन प्रत्यय आप लगाते चलो। आप सफिक्स में क्या लगा दो? एन प्रत्यय, तो बन जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डेकेन। पूरी सीरीज यहां पे आप तैयार कर लेंगे। तो ये है कौन सा? ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन? एल्केन। तो वही यहां पे इंग्लिश में भी वही सेम बताया गया भाई, है ना, कि भाई उनका पहला मेंबर कौन सा होता है? मीथेन होता है। और यहां से आप पूरी सीरीज को क्या कर लेंगे? आप आसानी से तैयार कर लेते हैं। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब दूसरी हम बात कर रहे हैं, दूसरी में आपको देखने को मिलेगा क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर ये क्या है? अभी आपने बताया था कि जहां पर डबल बॉन्ड पाया जाता है और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। जहां पर डबल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम एल्कीन बोलते हैं, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम एल्काइन बोलते हैं। तो देखो लिखा है कि द्विबंध वाला, दिखाई दे रहा, द्विबंध वाला हाइड्रोकार्बन एल्कीन, त्रिबंध, इसका रासायनिक सूत्र ये लिखा देखो CnH2n, और 3 बंध वाला हाइड्रोकार्बन एल्काइन, ये लिखा इसका फॉर्मूला CnH2n-2। सर क्या इनकी सीरीज भी बनी हुई है? बिल्कुल बनी हुई है। तो देखो, तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? एल्कीन का। ये फॉर्मूला हो गया किसका? एल्काइन का फॉर्मूला हो गया। अब देखो सीरीज यहां पे, सो देखो सबसे पहली सीरीज बनी है इन वाली, मतलब डबल बॉन्ड वाली। ये देखो सब जगह आपको डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं आपको हर जगह डबल बॉन्ड। देखो यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में भी आप देख पा रहे हो तो डबल बॉन्ड। तो यहां पे प्रत्यय, यहां पे क्या लगाना? सफिक्स क्या लगाना? इन। तो एक कार्बन से तो नहीं बनेगा, 2 से बना, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन। तो इन प्रत्यय आप यहां पर लगाते जाइएगा, सारे मेंबर बन के तैयार हो जाएंगे। सर ट्रिपल बॉन्ड वाले भी मिलेंगे क्या? हाँ जी, ये कहलाएंगे एल्काइन कहलाएंगे। देखो आप, तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं एल्काइंस। सर फॉर्मूला CnH2n-2, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या है। 1 से तो सर नहीं बनेगा, 2 से स्टार्ट होता है। तो 2 से क्या बनेगा? तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा क्या? इन, इथीन। देखो प्रोपीन, YNE प्रत्यय लगाते जाओ,
ब्यूटाइन दिखाई दे रहा YNE, पेंटाइन YNE, प्रत्यय लगाते जाइएगा, ये आपके बनते जाएंगे आपके कंपाउंड। तो ईथ मतलब 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6, हेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8। पूरे मेंबर बनते जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगाते जाइएगा। आप यहाँ पे उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख लेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी यहाँ पे आप उनके लिख लेंगे। ठीक है। तीसरी कैटेगरी है जो मैंने इसमें आपको नहीं बताई, अलग से ही मैं आपको बता रहा हूं। देखो मैंने 2 कैटेगरी को तो यहां पर बता दिया था। देखो ये तीसरी कैटेगरी है, चाहे तो अपन इसमें लिख सकते हैं साइक्लिक, अपन क्यों लिखे, अलग से ही देख लेते हैं इसको अपन। तीसरी जो कैटेगरी आपको इसमें दिखाई दे रही है, कहा गई, ये रही आपकी। ये तीसरी कैटेगरी होती है, इसको बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या हिंदी वाले से बोलते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि साइक्लिक पैटर्न में पाए जाते हैं, जो कि चक्र में पाए जाते हैं, इन्हें बोला जाता है क्या, इन्हें कहा जाता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, टोलुइन हो गया, फिनॉल हो गया, एनिलीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एसीटोफिनॉन का स्ट्रक्चर बना है, ऑर्थोजाइलिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बेंजीन का बना सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड का बना सकते हो, जो आपको ठीक लगे। बेंजीन का तो ये रहा केकुले और डेवार का स्ट्रक्चर C6H6। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कैसे साइकिल या चक्र में पाए जाते हैं, इन्हें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये देखो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो ल्यूसेंट में कुछ नोट में जानकारी भी लिखी है कि माइकल फेराडे ने बेंजीन की यहां पर खोज की थी। स्टार्टिंग में इसे बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन यहां पे नाम दिया गया था। लो इसका नाम ये रहा पुराना नाम, बाद में चलकर इसका नाम क्या कर दिया, बेंजीन कर दिया। सो माइकल फेराडे का नाम याद रखिएगा। बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन आने से पहले बोला जाता था, और बाद में नाम क्या कर दिया, बेंजीन नाम कर दिया। ये केकुले और डेवार का दरअसल स्ट्रक्चर है, दोनों ने बताया था कि बेंजीन कैसा पाया जाता है। ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं आइसोमर की, अपन बात करते हैं समवायता की, अपन बात करते हैं समवायता क्या कहलाती है या आइसोमेरिज्म क्या कहलाता है। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल पहले देता हूं, एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। देखो ये क्या है, NH4CnO, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। ये क्या है सर, ये है यूरिया। तो मैं आपसे बोलूं कि बताओ यहां पर कितने नाइट्रोजन हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2। नाइट्रोजन कितने हैं, 2। मैंने बोला यहां पर कितने हैं नाइट्रोजन, तो आपने बोला 1 और 2। देखो मैंने बोला यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, सो आपने बोला यहां पर H4 हैं, ये रहे 4। मैंने कहा यहां कितने हैं, तो आपने बोला 2 ये हैं, 2 ये हैं। मैंने बोला यहां पर कार्बन की संख्या कितनी, आपने बोला सर कार्बन 1 है। मैंने बोला यहां कितना है, सर यहां भी तो 1 ही कार्बन है। मैंने बोला ऑक्सीजन कितना है, आपने बोला 1। मैंने यहां पर पूछा ऑक्सीजन कितना है, ये हुआ कितना, 1। तो गौर से देखने पे मैंने ये पाया कि जितने यहां पर नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन यहां पर हैं, सेम इतने ही यहां पर है भाई, मगर इसे अमोनियम साइनेट बोलते हैं। और इसे बोला जाता है यूरिया। ये क्या है सर लॉजिक, ये कौन सा फंडा है कि दोनों तरफ तत्वों में जितने जितने परमाणु, जितनी संख्या इस तरफ है उतनी ही इस तरफ है, एक का दूसरा नाम है और दूसरे का दूसरा नाम है। बस इसी को ही तो बोलते समवायता। क्या कि जब अणुसूत्र कैसे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, दोनों के अणुसूत्र क्या है, दोनों के समान है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम है, मगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला संरचना सूत्र क्या है, अलग अलग होते हैं। इसी को ही बोला जाता है आइसोमेरिज्म कहा जाता है, या समवायता इसे ही कहा जाता है। अब देखो आप डेफिनेशन, इनके क्या समान हो, अणुसूत्र समान हो। देखो दोनों के अणुसूत्र समान थे, मगर दोनों के गुणों में अंतर है।
तो गुणों में अंतर इसको मैंने और स्पष्ट यहां पे कर दिया कि दोनों का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है, दोनों का जो संरचना सूत्र जो होता है वो अलग अलग है, मगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है दोनों का, वो तो सेम ही है। इस गुण को ही बोला जाता है क्या, समवायता कहा जाता है। आप एग्जाम्पल को याद रखिएगा, एग्जाम्पल से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। ये मेंस में डेफिनेशन पूछी जाती है और मेंस से पूछी भी गई है, तो आप एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा, आप इससे डेफिनेशन उसकी बना के तैयार बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं किसकी, पॉलीमर की बात करते हैं, पॉलीमराइजेशन की हम बात करते हैं, बहुलीकरण। ये क्या कहलाता, बहुलीकरण। देखो, तो बहुलीकरण को समझने से पहले हम समझ लें कि पॉलीमर क्या कहलाता है। हम पॉलीमर यदि समझ लेंगे तो बहुलीकरण की प्रक्रिया हमें समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान से, पॉलीमर हिंदी में से बोला जाता है क्या, हिंदी में से कहा जाता है बहुलक। जो मिलके बना हुआ होता है किससे, ये बना हुआ होता है मोनोमर से। मोनोमर को हिंदी में बोला जाता है क्या, इसे कहा जाता है एकलक कहा जाता है। सर अब ये क्या है, पॉलीमर मोनोमर। एग्जाम्पल देखो, आपने बोला सर पॉलीथीन, तो मैंने बोला तोड़ दो उसको, पॉली प्लस एथिलीन, यही हुआ पॉलीथीन। तो पॉली का मतलब हुआ मैनी या ढेर सारे, तो जो एथिलीन जो दिखाई दे रहा है ये है मोनोमर और ये है पॉलीमर। तो कोई सा भी यौगिक जितने यौगिकों से मिलके बना है, तो वो यौगिक जितने ज्यादा संख्या में है तो हर एक को बोलेंगे मोनोमर, एक साथ क्या बोलेंगे, पॉलीमर कहा जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण की अभिक्रिया से कहा जाता है। तो आप देखो, वही डेफिनेशन बता रहा है कि दो या दो से अणु आपस में मिलकर या यौगिक आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बहुलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले छोटे कणों को या छोटे अणुओं को मोनोमर कहा जाता है। सो आप यहां पर देख सकते हो, यहां पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। देखो, जैसे इथाइलिन लिखा हुआ है, ये क्या है, ये है मोनोमर। और यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है इसका, ये पॉलीमर। आ रही बात आपको समझ में। सो मोनोमर और पॉलीमर देख लो आप। जैसे ये बना हुआ क्या, स्ट्रक्चर बना हुआ किसका, विनाइल क्लोराइड का, और ये बना है पॉलीविनाइल क्लोराइड का। सो विनाइल क्लोराइड क्या होता है, ये होता है मोनोमर, है ना। और उसी का क्या होता है, ये होता बहुलक होता है, ये होगा पॉलीमर। इस प्रोसेस को ही बोला जाता है क्या, पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। कुछ विशेषताएं होती पॉलीमराइजेशन की, जैसे एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं क्या, कि आप जो मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपस में कंबाइन होते बिल्कुल होंगे, तभी तो पॉलीमर का क्या होगा, निर्माण होगा। दूसरी विशेषता यहां पर दी गई है कि किसी भी अणु को अलग नहीं कर सकते हो आप, इसको एक्सट्रैक्ट आप नहीं कर पाते हो अलग से, किसी भी एक मॉलिक्यूल को आप नहीं निकाल सकते हो। बहुलक का अणुभार मूल यौगिक के अणुभार का गुणक होता है, बिल्कुल गुणक होता है। जितने मोनोमर उसमें जुड़े हुए होंगे उन्हीं का तो गुणा है क्या, पॉलीमर। विशेषताएं आपको बता रहा है। प्राकृतिक बहुलक के बहुत अच्छे एग्जाम्पल आप देख लो, स्टार्च आप देख लो, सेलुलोज आप देख लो, इसके अलावा और बता रहा हूं प्रोटीन आप देख लो, इसके अलावा और देखो ग्लाइकोजन आप देख लो। ये सभी के सभी क्या है, ये प्राकृतिक बहुलक के अच्छे प्रोटीन भी देख लो, एमिनो एसिड का बहुलक होता है। तो ये सॉरी, ये है प्राकृतिक बहुलक। सिंथेटिक आप देख लो, प्लास्टिक। सिंथेटिक में आपको देखने को मिलेगा क्या, प्लास्टिक। तो पॉलीमर जो होते बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन यदि मैं करना चाहूं, बहुलकों का वर्गीकरण करना चाहूं, तो बहुत बेसिक यदि बात करूं, दो प्रकार के होते हैं। पहले होंगे नेचुरल, दूसरे होते हैं सिंथेटिक। पहले होते हैं कौन से, प्राकृतिक बहुलक, और दूसरे होते हैं संश्लेषित बहुलक। जो प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं उसका एग्जाम्पल अपन ने देख लिया। पहला एग्जाम्पल आप देख लो, रबर। सर कौन सी रबर, जो पौधों से प्राप्त होती है।
ये आइसोप्रीन का पॉलीमर होती है। आइसोप्रीन का ये बहुलक होती, पूछा भी गया है। फिर आपने बोला सर प्रोटीन, ये किसका बहुलक होता है? ये एमाइनो एसिड का बहुलक होता है। फिर आपने बोला स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये होते हैं किसके? ये होते हैं ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं भाई, ग्लूकोज के ही बहुलक होते हैं। सिंथेटिक, इनको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये सिंथेटिक पॉलीमर जो होते हैं इन्हें हम लैब में तैयार करते हैं। इन्हें हम कहाँ पे तैयार कर लेते हैं? हम प्रयोगशाला में हम तैयार कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका मैं दूं आपको, सिंथेटिक का एग्जाम्पल दूं तो देखो पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, अगला नायलॉन 6, अगला नायलॉन 6, अगला टेरिलीन, ढेर सारे आपको देखने को मिलेंगे क्या? सिंथेटिक। जो नेचुरल पॉलीमर जो होते हैं या तो ये प्राप्त होंगे कहां से? प्लांट से, या तो ये आपको मिलेंगे एनिमल से। आ रही बात समझ में? तो ये कहलाते हैं प्राकृतिक बहुलक और इन्हें बोला जाता है क्या? सिंथेटिक पॉलीमर, या हिंदी वाले से एक नाम और देते हैं संश्लेषित। संश्लेषित बहुलक भी इन्हें ही कहा जाता है। तो बस अब बात करते हैं प्लास्टिक के बारे में करते हैं। प्लास्टिक के बारे में हम बात करते हैं। यहां पे थोड़ा सा सुधारिए, प्राकृतिक तो नहीं है, ये सिंथेटिक है। प्राकृतिक थोड़ी भाई, कृत्रिम, आर्टिफिशियल बोलो, नेचुरल नहीं बोलो, सिंथेटिक बोलो, ठीक है। सो बात करते हैं जो प्लास्टिक क्या है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिंथेटिक पॉलीमर का। अब प्लास्टिक भी देखो, आप यहां पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, दो प्रकार के आपको प्लास्टिक देखने को मिल रहे हैं। इनको एक साथ अपन समझ लेते हैं। प्लास्टिक के दो प्रकार देखो ध्यान से। जो प्लास्टिक जो होते हैं इन्हें दो कैटेगरी में बांटा है। पहले होते हैं थर्मोप्लास्ट, और दूसरे प्लास्टिक होते हैं, इसको बोलते हैं थर्मोसेट। पहला प्लास्टिक कहलाता थर्मोप्लास्ट। इस प्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, इसको रिसाइकिल हम कर लेते हैं, जबकि थर्मोसेट जो होता है इसे किसी भी तरीके से हम रिसाइकिल नहीं कर पाते हैं। तो थर्मोप्लास्ट को तो हम रिसाइकिल कर लेते हैं, जबकि थर्मोसेट जो प्लास्टिक होता है इसे हम रिसाइकिल नहीं कर पाते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि नेचर के लिए कौन सा प्लास्टिक अच्छा है। हालांकि प्लास्टिक तो दोनों ही खराब है, दोनों ही खराब है, मगर इसे हम रिसाइकिल कर पाते हैं, तो 19-20 का अंतर है। तो ये प्लास्टिक हम थोड़ा अच्छा यहां पर मान लेते हैं। सर थर्मोसेट प्लास्टिक कैसा होता है? इसको यदि आप जलाओगे तो धुआं बहुत ज्यादा मिलेगा, और ये कैसा हो जाएगा? ये ब्रिटल नेचर का होता, भंगुर या भुरभुरी प्रकृति का होता है। जलाने के बाद इसको आप जैसे चूरा बनता है ना, ऐसा चूरा इसका बन जाएगा, ये पिघलेगा बिल्कुल भी नहीं। तो तापमान देने पर और कठोर हो जाता है। तो कुछ लोगों ने इसको एक नाम और दे दिया है, इसे कहा जाता ताप दृढ़ प्लास्टिक। ये क्या कहलाता? ताप दृढ़ प्लास्टिक भी इसे कहा जाता है। बहुत अच्छे इसके एग्जाम्पल की यदि अपन चर्चा करें तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बेकेलाइट, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं किसके? ये थर्मोसेट प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। इनके तो फिर ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे पीवीसी की बात करो, नायलॉन की बात करो, नायलॉन 6 की बात करो। याद आपको ये रखना है थर्मोसेट के एग्जाम्पल बेकेलाइट और मेलामाइन। बाकी जो मिले उनको आप लगा सकते हैं क्या? थर्मोप्लास्ट, इसमें आप आंसर दे सकते हैं। तो बस वही आपसे बताया जा रहा है क्या कि प्लास्टिक जो होते हैं दो कैटेगरी में से डिवाइड हमने किया है। पहला थर्मोप्लास्ट और दूसरा कहलाते हैं कौन से? ये थर्मोसेट प्लास्ट कहलाते हैं।
फिर वो एग्जाम्पल दे रहा, थर्मोप्लास्ट मुलायम हो जाते हैं ठंडा करने पर, बार बार इसको यूज कर सकते हैं। पॉलीस्टाइरिन, पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी, टेफ्लॉन, ये सब के सब थर्मोप्लास्ट के एग्जाम्पल हैं। थर्मोसेट के भी हैं क्या आगे, पहले थर्मोप्लास्ट के पूरे एग्जाम्पल वो समझा रहा है। थर्मोसेट आप देख लो। फिर थर्मोसेट क्या है, इसका पहली बार में मुलायम तो हो जाते हैं, मगर उसके बाद ढालने के बाद फिर मुलायम यहां पर नहीं होते। इन्हें तापदृढ़ प्लास्टिक भी बोला जाता। तो मेलामाइन और बेकलाइट ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये थर्मोसेट प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये एग्जाम्पल आपको दे रहा है ये थर्मोप्लास्ट के, तो अब डिटेल में वो एग्जाम्पल दे रहा है। पहला देखो आप, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन दिखाई दे रही है आपको, ये देखो आप, ये रहा आपका क्या, पॉलीथीन। तो पॉली प्लस एथिलीन, एथिलीन का क्या है, ये बहुलक है। तो उसका यूज कहां पे किया जाता है, तो भाई पैकिंग के तौर पर यूज करते हो, तारों के ऊपर इंसुलेटर करने के लिए भी इसका उपयोग करते हो, थैलियां वगैरह होती, प्लास्टिक के बैग बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कौन, पॉलीथीन। मीन्स में लिखने को आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉलीथीन, पॉलीथीन के ऊपर टिप्पणी लिखिएगा, ये आप लिख के आएंगे, पूरे 3 नंबर आपको इसमें मिलने वाले हैं। अगला देखो, वो आगे चीजें बताई जा रही, खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीएथिलीन और बरसाती रेनकोट आदि बनाने में पॉलीकार्बोनेट का भी हम उपयोग करते हैं। तो पॉलीथीन जैसा कि नाम है, पॉली प्लस एथिलीन इसे कहा जाता है। तो पॉली प्लस एथिलीन C2H4 आप देख सकते हो, ये रहा आपका पॉलीथीन। अगला देखो, ये पॉलीस्टाइरीन के क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये भी एक पॉलीमर है, पॉलीस्टाइरीन। ये रहा कौन सा आपका, पॉलीस्टाइरीन। तो टिप्पणी लिखने को आती है क्या, पॉलीस्टाइरीन के ऊपर। तो कैसा बनता है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, फेनिल एथिलीन के बहुलीकरण से हम इसे तैयार करते हैं, या इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो फिनाइल एथिलीन, लिखा होगा, इसमें भी लिखा है। पॉलीमराइजेशन ऑफ फिनाइल एथिलीन के बहुलीकरण से हम प्राप्त करते हैं किसको, पॉलीस्टाइरीन को हम यहां पर प्राप्त करते हैं। उपयोग कहां पे करते हैं, तो देखो, अम्ल रखने वाली बोतलें बना लेते हैं हम इससे, सेल के कवर बना लेते हैं, इन सब के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका, पॉलीस्टाइरीन। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पॉलीस्टाइरीन के क्या है, ये कण हैं। तो इनको पिघलाकर एक छिद्र आकार में आप ढालकर इसका उपयोग हम कर पाते हैं। अगला देखो, पीवीसी, ये तो आप सभी को पता है, चर्चा हो ही चुकी है। पीवीसी तो किसका बहुलक होता है, तो हमें जानकारी है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका पूरा नाम है। जाहिर सी बात है कि ये किसका बहुलक है, तो ये विनाइल क्लोराइड का क्या होता है, ये बहुलक होता है। तो यूज सबसे ज्यादा कहां पे करते हो, तो पतले जो सीट जो होते हैं, इसके अलावा फिल्म, बरसाती, सीट कवर आदि बनाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो सभी के सभी 3 मार्कर में मीन्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 मार्कर में ये सभी के सभी कहां पर, मीन्स में पूछे जाते हैं। आ रही बात आपको समझ में। तो ये है आपका क्या, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये रहे पीवीसी के ढेर सारे पाइप। फिर वही थर्मोसेट का एग्जाम्पल यहां पे दे रहा था। तो थर्मोसेट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, बेकेलाइट। ये तो 50 बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको कोई भी नहीं भूलेगा कि बेकेलाइट को किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो इसे तैयार किया जाता है, देखो, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन से, लिखा है बाय हीटिंग फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को गर्म करके हम क्या तैयार करते हैं, हम बेकेलाइट को तैयार करते हैं। तो इसका उपयोग कहां पे करते हैं, तो इसका आपको एक यूज में आपको बताता हूं, हालांकि अब तो देखने को नहीं मिलेगा, पहले पुराने समय वाली आपने टीवी देखी होंगी, तो टीवी का पीछे का केस आप देखना, तो वो प्लास्टिक का होता था, काले वाले प्लास्टिक का, तो वो यही तो था बेकेलाइट। अब तो हालांकि बहुत ही कम इसका यूज हो गया है। तो उसका यूज कहां पे करते हैं, रेडियो, टेलीविजन की बॉडी, इसके अलावा बाल्टियां वगैरह आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। टीवी के केस का मतलब पीछे वाला जो एरिया जो होता है, तो बकेट वाला बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। इसके अलावा कहां पे करते, इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह बनाने के लिए करते हैं। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, विभिन्न प्रकार के जो बर्तन जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो बर्तन हैं उनके हैंडल को बनाने के लिए, कुकर का जो हैंडल है हार्ड प्लास्टिक होता है, ये सभी इसी के होते, बेकेलाइट के ही बनाए जाते। और हमें पता है ये कैसा प्लास्टिक है, थर्मोसेट। याद करने का तरीका क्या, थर्मोसेट, एक बार सेट हो गया तो हो गया, मतलब उसको दोबारा हम पिघला के कुछ भी तैयार नहीं कर पाते। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला क्या है, टेफ्लॉन के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है, नोट में है अलग से टेफ्लॉन, है ना, नोट लगा हुआ है, तो नोट में जानकारी है क्या,
टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या कहलाता है? CF2 डबल बॉन्ड CF2, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन को हम बोलते हैं क्या? टेफ्लॉन कहा जाता है। इस टेफ्लॉन का यूज हम कहां पे करते हैं? लिखा है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन का यूज। ये देखो, इसके बहुलीकरण से हम इसे क्या करते हैं? तैयार करते हैं। किसको? टेफ्लॉन को तैयार करते हैं। इस टेफ्लॉन के यूज क्या होते हैं? तो सबसे बढ़िया टेफ्लॉन का यूज होता है, आपने देखे होंगे नॉन स्टिक फ्राई पैन, देखें ये, जिनमें खारा नहीं चिपकता है। तो जो काले रंग की कोटिंग होती है वो इसी टेफ्लॉन की ही क्या होती है? कोटिंग होती है। इसके अलावा बालों को जो अपन सीधा करते हैं स्ट्रेटनर का, उसमें भी टेफ्लॉन की क्या होती है? कोटिंग होती है। आर्टिफिशियल जो लिम्स, लिम्स का मतलब होता पैर, आर्टिफिशियल लिम्स जो होते हैं इसमें भी टेफ्लॉन का यूज करते हैं। घरों में आपने देखा होगा पाइप वगैरह को लगाने के लिए, नल को लगाने के लिए हम टेफ्लॉन टेप का ही यूज करते हैं, वो यही टेफ्लॉन है। जो इस्त्री जो होती है, मतलब जो प्रेस जो होता है, तो यहां पर भी एक टेफ्लॉन की क्या होती है? लेयर होती है, ताकि आपके कपड़ों से सीधा ना चिपके। और बालों को कर्ली करने के लिए जो हम यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उस पर भी टेफ्लॉन की कोटिंग होती है ताकि बाल जले ना। तो टेफ्लॉन के ये यूज आपको बताए गए हैं। ठीक है, अगला देखो, अगली बात करते हैं, रबर की बात करते हैं। देखो रबर दिखाई दे रहा। अब रबर को हम क्या करते हैं? रबर को हम नेचुरली दो तरीके से प्राप्त करते हैं। एक तो हमें जो कहां से मिल जाती है, नेचुरल कहां से मिल जाती है? ये मिल जाती है प्लांट से। और इसको हम कहां पे तैयार करते हैं? इसको हम तैयार करते हैं प्रयोगशाला में। तो रबर के भी हो गए दो प्रकार, कौन कौन से? एक प्राकृतिक रबर और एक संश्लेषित, मतलब नेचुरल और सिंथेटिक रबर। पहले प्राकृतिक रबर देख लेते हैं। सो ये रहा पेड़, ये आपको दिखाई दे रहा, रबर का पेड़ है, यहां पे कट लगाया तो एक दूधिया अवक्षेप सा मिलता है, ये कहलाती है आपकी प्राकृतिक रबर कहलाती है, जो कि आइसोप्रीन का बहुलक होती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको कोई भी नहीं भूलेगा भाई। ये क्या होता? आइसोप्रीन का बहुलक होता। तो पेड़ बना हुआ है, ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं लेटेक्स कहा जाता है बॉटनी की लैंग्वेज में, जो दूधिया अवक्षेप जो होता है। तो रबर के पेड़ में कट लगा के इस दूधिया अवक्षेप को हम इकट्ठा करते हैं, ये कहलाता लेटेक्स। ये कहलाती प्राकृतिक रबर, जो कि आइसोप्रीन का क्या होती है? पॉलीमर। आइसोप्रीन का होती है ये बहुलक। दूसरी आपको देखने को मिलेगी सिंथेटिक। उसके पहले एक शब्द आ गया क्या? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इसको पहले समझते हैं, फिर कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिएगा। ये रहा वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। सर क्या कहलाता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर? रबर का वल्कनीकरण क्या कहलाता है? अभी हमने देखा जो रबर को हम कहां से प्राप्त कर रहे थे? पौधों से प्राप्त कर रहे थे, लेटेक्स के फॉर्म में। दूधिया अवक्षेप जो था, अब ये दूधिया अवक्षेप जो, इसको जरा सा आप खींचोगे ना, ये टूट जाता है। तो प्राकृतिक रबर जो होती है बहुत कमजोर होती है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती, तनन क्षमता काफी कम होती है, साथ भी ये ड्यूरेबल भी कम होती है, जल्दी घिस भी जाती है। तो हमने क्या काम किया? प्राकृतिक रबर को लिया, ये उसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने प्राकृतिक रबर का, इसको मैंने सल्फर के साथ गर्म किया। कितने डिग्री पर? 120 से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मैंने क्या किया? इसको गर्म किया। जैसे ही मैंने गर्म किया तो हुआ क्या? गर्म करने के दौरान इस रबर के बीच में सल्फर के क्रॉस लिंक बन गए। ये देखो,
सल्फर के क्रॉस लिंक बंध यहां पर बन गए। इस रबर को क्या बोलते हैं? इस रबर को बोलते हैं बल्कनीकृत रबर कहा जाता है, बल्कनाइज्ड रबर कहा जाता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, मजबूती काफी ज्यादा होगी, ये काफी ड्यूरेबल भी होगी, घिसेगी बिल्कुल भी नहीं। बहुत सामान्य भाषा में बोलूं कि प्राकृतिक रबर को मजबूत करने की जो प्रक्रिया होती है इसे ही बोला जाता है क्या? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहा जाता है। रबर का वल्कनीकरण इसे ही बोला जाता है। हाँ, होता क्या है? क्वेश्चन बना है कि रबर के बल्कनीकरण में किस तत्व का उपयोग करते हैं, सो आप देख लो, सल्फर का यहां पर उपयोग किया जाता है। तो वही आपको डेफिनेशन में बताया जा रहा है क्या, कि प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया बल्कनीकरण कहलाती है। इसके बाद रबर एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार के रबर का उपयोग दस्ताने, बाकी जितनी भी चीजें सब बनाने में हम करते हैं। हो क्या रहा था कि प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ 120 से 140 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म किया। प्राकृतिक रबर के बीच में सल्फर के क्रॉस लिंक आ गए, जिससे रबर की जो स्ट्रेंथ, मजबूती बढ़ गई। रबर की मजबूती बढ़ी तो रबर कैसा हो गया? ड्यूरेबल भी हो गया, जल्दी घिसेगा भी नहीं। मतलब प्राकृतिक रबर को अपने मजबूत कर दिया। इसको नाम क्या दिया? ये वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, रबर का बल्कनीकरण। देखो डायग्राम में भी आपको दिखाई दे जाएगा। ये प्राकृतिक रबर थी, नेचुरल रबर थी, सल्फर के साथ गर्म किया, हीट किया, तो ये देखो बीच में आ गए ना, सल्फर के क्रॉस लिंक आ गए। इस प्रोसेस को नाम क्या दे दिया आपने? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, इसे नाम दिया गया है। अब बेसिक जानकारी और दे रहा है कि भाई ये वल्कनाइजेशन या बल्कनीकरण जो अभिक्रिया जो है किसने खोजा था? चार्ल्स गुडियर के द्वारा यहां पर खोजा गया था। देख लो आप, ठीक है। रबर आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाता है, ठीक है। प्राकृतिक रबर काफी मुलायम होती, कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग ट्यूब टायर में करते हैं। तो प्राकृतिक रबर फिर हम ढेर सारी चीजें मिलाते गए, तो उसी रबर से टायर वगैरह भी हमने बना दी कार्बन को मिलाकर, ताकि बहुत ड्यूरेबल, काफी स्ट्रेंथ वाले, काफी मजबूती वाली रबर बन सके। मजबूत करने की प्रक्रिया तो बल्कनीकरण कहलाती है। उसमें फिर ढेर सारे हमने तत्व मिला के अलग अलग प्रकार की रबर को बनाया। अगली बात करते हैं अपने किसकी? सिंथेटिक रबर की बात करते हैं। सिंथेटिक रबर, इसे बोला जाता है संश्लेषित रबर कहा जाता है। देखो आप, जाहिर सी बात है, इसे हम कहां पे तैयार करेंगे? हम इसे प्रयोगशाला में तैयार करेंगे। तो संश्लेषित रबर का एक अच्छा एग्जाम्पल यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, नियोप्रीन। तो नियोप्रीन क्या है? एक रबर है जो कि 2 क्लोरो ब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से, तो उसको याद रखिएगा, क्लोरोब्यूटाडाइन, 2 क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। इसका यूज कहां पे करते हैं? हम इसका उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, केबल बनाने में, कन्वेयर बेल्ट बनाने में। आपने देखा होगा जिसपे जैसे कभी स्टोन क्रेशर में आपने देखा होगा, वहां भी कन्वेयर बेल्ट चलता है। तो कन्वेयर बेल्ट बनाने में हम इस नियोप्रीन रबर का यूज करते हैं। तो ये नियोप्रीन रबर, ये कहां पर आ जाता है? ये आपको देखने को मिलेगा, मेंस में भी देखने को मिलेगा, प्री में भी देखने को मिलेगा। प्री में पूछ लेगा कि नियोप्रीन किसके बहुलीकरण से तैयार करते हैं, किसके पॉलीमराइजेशन से हम तैयार करते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 क्लोरो ब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से हम इसे तैयार करते हैं। मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, टिप्पणी लिखिएगा नियोप्रीन, और क्वेश्चन आ जाएगा टिप्पणी लिखिएगा या यू उपयोग लिखिएगा किसके? नियोप्रीन के। तो ये है उपयोग और वो है इसके ऊपर टिप्पणी। टिप्पणी में बता देना किसके बहुलीकरण से, साथ में उपयोग भी हम इसमें बता सकते। 3 नंबर में 2 लाइन लिखनी है, 2 से 3 लाइन। अगला देखो क्या लिखा, थाइकॉल। बात करते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है? आर्टिफिशियल रबर है या सिंथेटिक रबर है, जिसको हमने लैब में तैयार किया है। कौन सा? थाइकॉल। सर कैसे बनाया हमने? ये बना है डाइक्लोरोईथीन से। डाइक्लोरोईथीन को पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया या अभिक्रिया करा के हमने तैयार किया है। तो डाइक्लोरोईथीन की जब हमने रिएक्शन कराई किसके साथ? पॉलीसल्फाइड के साथ जब रिएक्शन हुई तब तैयार क्या होता है? तब तैयार होता थाइकॉल तैयार होता है। इसका उपयोग कहां पे करते हैं? खनिज तेल ले जाने वाले जो पाइप जो होते हैं लंबी दूरी तक, उनमें उपयोग करते हैं। थाइकॉल के बारे में जानकारी ये। अब थाइकॉल जो हो गया ये प्री में भी आ जाएगा,
और मेंस में भी जाएगा। तो मेंस में इसके उपयोग भी पूछ लेगा, कैसे हम तैयार करते हैं, ये सारी बातें यहां पर पूछी जाती हैं। इसके अलावा नोट में एक पॉइंट और लिखा कि थाइकोल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट में ईंधन के तौर पर भी इसका यूज कर लेते हैं। लो, एक पॉइंट इसमें और लिखा है। बाकी थाइकोल के बारे में बेसिक जानकारी आपके सामने ये रही। तो थाइकोल के बारे में देखो, यहां पर ढेर सारे फोटो भी लगा दिए मैंने। थाइकोल को आप यहां पर देख भी सकते हो कि ठोस ईंधन के तौर पर भी हम इसका यूज यहां पे थाइकोल का कर लेते हैं रॉकेट वगैरह में। चलो आगे बात करते हैं। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको फाइबर्स भी देखने को मिलेंगे। फाइबर्स जिन्हें कहा जाता है क्या, जिन्हें कहा जाता है तंतु कहा जाता है। देखो फाइबर्स, तो फाइबर्स क्या कहलाते हैं, रेसे कहलाते हैं, तंतु कहलाते हैं। अब ये फाइबर्स आपको दो प्रकार के फिर देखने को मिलेंगे। कैसे कैसे देखने को मिलेंगे, एक कहलाएंगे आपके सिंथेटिक फाइबर और दूसरे कहलाते हैं आपके कौन से, आर्टिफिशियल या नेचुरल फाइबर। फाइबर कौन कौन से, पहले कहलाएंगे आपके नेचुरल प्राकृतिक और दूसरे कहलाएंगे सिंथेटिक। प्राकृतिक को कहां से प्राप्त करोगे, फिर वही जंतुओं और पौधों से। सिंथेटिक को कहां से प्राप्त करेंगे, प्राप्त क्या करेंगे, इसको तो हम तैयार करेंगे लैब में। सर कोई प्राकृतिक एग्जाम्पल दोगे क्या, बिल्कुल एग्जाम्पल दूंगा। कॉटन जिसको आप बोलते हो रुई, वूल, ऊन, जूट, ये सभी क्या है, पौधे और जंतुओं से मिलते हैं। सर सिंथेटिक के एग्जाम्पल दो, सारे के सारे फाइबर, जैसे नायलॉन का फाइबर ले लो, नायलॉन 6 का फाइबर ले लो, ये सभी के सभी कहलाएंगे कौन से, सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर में आप सबसे पहला वो वही बता रहा, किसके बारे में, नायलॉन के बारे में यहां पे बताया जा रहा है। और नायलॉन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखना, ये पहला फाइबर है या पहला पॉलीमर है जिसको हमने क्या किया है, तैयार किया है। सबसे पहला वाला पहला पॉलीमर। तो नायलॉन शब्द आया कहां से, एक न्यूयॉर्क शहर और लंदन शहर के नाम से इसको बनाया गया नायलॉन। दिखाई दे रहा आपको। अब नायलॉन में पॉलीएमाइड इकाइयां बार बार पाई जाती हैं, मोनोमर के रूप में ये काम करती हैं। इसके बारे में जानकारी ये देखो, ये कैसा था, ये पहला रेशा था जिसका निर्माण 1935, याद करिएगा जब भारत शासन अधिनियम आया था तब उस नायलॉन का यहां पर निर्माण हो चुका था। तो नायलॉन पहला रेशा है आर्टिफिशियल सिंथेटिक जिसको हमने तैयार किया था। नीचे बताया गया है पैरासूट के जो कपड़े होते हैं, धागे जो होते हैं, मछली पकड़ने वाले जाल होते हैं, ब्रश के जो दांते होते हैं, ब्रश के दांते मतलब उसके जो रेसे जो होते हैं ब्रश के, इसके अलावा टायर वगैरह बनाने के लिए नायलॉन का हम यूज करते हैं। तो ये रहे नायलॉन के फोटोज। वही जानकारी आपको दे रहा नायलॉन के बारे में कि दो शहरों को मिलाकर इसका नाम बनाया गया और पहला ऐसा है रेसा जिसको हमने कैसे कृत्रिम तरीके से हमने तैयार किया 1935 में नायलॉन को। दूसरा रेशा हमें इसमें देखने को मिलेगा कौन सा, रेयॉन। देखो आप, इसको हमने तैयार किया है किससे, सेलुलोज से हमने तैयार किया है रेयॉन। अब सेलुलोज कहां मिलेगा, हमें पता प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। तो इसकी लुगदी से हमने तैयार किया किसको, रेयॉन को यहां पर तैयार किया है। इसे सांद्र तथा ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड से अपचेत करके हम इसे तैयार करते हैं। तो तैयार करने की पूरी प्रक्रिया यहां पर बताई जा रही है। उपयोग आप देख सकते हो लिखे, कालीन वगैरह बनाने में, चिकित्सीय क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। तो ये अगला फाइबर कौन सा है, रेयॉन। इसे लोग कुछ लोग आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। एक दो बार क्वेश्चन बना हुआ है। जो कृत्रिम रेशा जो होता है, कृत्रिम रेशे के नाम से भी रेयॉन को जाना जाता है। तो ये है रेयॉन के कुछ फाइबर। अगला देखो, अगला आपको देखने को मिलेगा रेशे में पॉलिएस्टर। दिखाई दे रहा है। यदि आप पॉलिएस्टर को यदि आप जानते हो तो ठंड के समय कुछ जैकेट वगैरह आती हैं उस पर लिखा होता है पॉलिएस्टर, काफी महंगा मिलेगा आपको। ये सिंथेटिक क्या है आपका, ये सिंथेटिक फाइबर है, इसको आपने लैब में तैयार किया है। तो पॉलिएस्टर का जो विकास जो हुआ था कहां पे, इंग्लैंड में आपको देखने को मिलेगा।
इसका उपयोग आप देख लो पॉलिएस्टर का पाल नौकाओं मतलब जो हवा के माध्यम से यहां पर चलती हैं। अग्नि में प्रयुक्त होने वाले हौच पाइप वगैरह बनाने के लिए इस पॉलिएस्टर का उपयोग किया जाता है। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि बनाने के लिए दो हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बन यौगिकों की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक समूह के साथ कराई जाती है। तो बनाने की वो प्रक्रिया यहां पर समझाई जा रही है। तो पॉलिएस्टर के ये आप देख सकते हो, यह है क्रिस्टल। पॉलिएस्टर के ये क्या है, कण। इसके अलावा इसका उपयोग कपड़े बनाने भी किया जाता है। पॉलिएस्टर के बारे में ये रही पूरी जानकारी। आगे देखते हैं फाइबर की कैटेगरी में एक अलग से ही आपको फाइबर देखने को मिलेगा, काफी फेमस फाइबर भी है। इसे कहा जाता है कार्बन फाइबर, इसे बोला जाता है। तो यहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि कार्बन फाइबर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से यहां पर बनते हैं। इसका जो डिके जो होता, कोरूजन बहुत कम यहां पर होता है। तो संश्लेषित रेशों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके हम तैयार करते हैं। तो इस कार्बन फाइबर के वजन में भी काफी हल्का होता है और ड्यूरेबल भी काफी ज्यादा होता है। तो उसका यूज भी हम खेल कूद की सामग्रियां बनाने के लिए, अंतरिक्ष यान वगैरह में, क्योंकि हल्का होता है तो उसको आसानी से हम इसे उठाकर भी ले जा सकते हैं। तो ये कहलाता कार्बन फाइबर, जो कि कार्बन से तैयार किया जाता है। कार्बन परमाणुओं की दरअसल लंबी श्रृंखला ही है। फिर बात की जा रही है पेट्रोलियम इंडस्ट्री की, बात थोड़ी सी यहां पे आती है। पेट्रोलियम, अब आप सभी को पता है जो पेट्रोलियम जो होता, कच्चा तेल जो होता है, कच्चे तेल में ही सारे उत्पाद छुपे हुए होते हैं। चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे डीजल की बात करें, चाहे हम बात करें उसमें किसकी, केरोसिन की बात करें। सर कैसे निकालते हैं? तो निकालने के लिए एक डायग्राम यहां पे लिखा बना हुआ है। इसे बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। हिंदी वाले बोलते प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन विधि के माध्यम से जो कच्चा तेल जो होता है, हम इसका शुद्धिकरण करते हैं। कच्चे तेल से अलग अलग उत्पादों को हम प्राप्त करते हैं। तो जो प्रभाजी आसवन जो होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो प्रोसेस जो होती है, इसका की कंसेप्ट ये है, इसका उपयोग हम जब करते हैं जब पदार्थों के जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता, बहुत कम होता है, अंतर कम होगा। तो अंतर यदि कम होता तब प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है, और यदि अंतर ज्यादा है तो हम आसवन विधि का उपयोग करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस का हम यूज करते हैं। तो पेट्रोल को साफ करने के लिए, कच्चे तेल को साफ करने के लिए आप देखो अलग अलग प्रभाज बने हैं, अलग अलग चैम्बर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इन अलग अलग चैम्बर का देखो तापमान क्या है, अलग अलग। तो जो इस ताप पर जो पदार्थ एवोपरेट हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, वो यहां से हमें मिलता जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग चैम्बर्स का हम यूज करते हैं। तो इसको बोला जाता है क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है, या प्रभाजी आसवन विधि कहा जाता है। तो पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के लिए इस विधि का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कार्बनिक पदार्थों को अलग करने की विधियों में यहां पर ये शामिल है। तो कार्बनिक पदार्थों को अलग करने की विधियों में अगला आपको देखने को मिलेगा क्या लिखा हुआ, क्या सब्लिमेशन, ये लिखा है। सब्लिमेशन को हिंदी में बोला जाता है क्या, ऊर्ध्वपातन। सर ऊर्ध्वपातन की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है? देखो ये रही डेफिनेशन। सॉलिड कन्वर्ट हो जाए किस में, गैस में, और गैस कन्वर्ट हो जाए दोबारा सॉलिड में। तो जब किसी ठोस को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो बिना द्रव अवस्था में आए गैस में बदल जाए, और गैस को जब ठंडा किया जाए बिना द्रव अवस्था में आए दोबारा से ठोस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है क्या, सब्लिमेशन कहा जाता है। अब सब्लिमेशन के ढेर सारे एग्जाम्पल क्या यहां पे लिखे हुए हैं, नहीं लिखे, नहीं लिखे। चलो, तो सब्लिमेशन के ढेर सारे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या, आयोडीन। दूसरा एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड। तीसरा एग्जाम्पल आप देखो कैम्फर, इसको आप बोल देते हो कपूर। चौथा एग्जाम्पल देखो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। पांचवा एग्जाम्पल देखो ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। छठवा एग्जाम्पल देखो फिनोफ्थलीन। ढेर सारे एग्जाम्पल है। तो सब्लिमेशन के ऊपर तो 3 नंबर में क्वेश्चन बन चुके हैं। अब चूंकि यहाँ पे कुछ बिंदु केवल यहाँ पे बताए गए हैं,
उनको और देख लेते हैं। दूध से दही का बनना फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ठीक है भाई, हमें पता है फर्मेंटेशन क्या कहलाता है। ये एक प्रकार का एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये एक प्रकार का अनॉक्सिशोषण होता है जिसमें क्रियाकारक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एंजाइम या बैक्टीरिया की प्रेजेंस में किसी नए पदार्थ में क्या हो जाता है, कन्वर्ट। तो लैक्टोबैसिलस की प्रेजेंस में ये किस में, दही में कन्वर्ट यहां पर हो जाता है। अब बात करते हैं, एक शब्द यहां पे आता है ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन संख्या। क्या कहलाती है सर ऑक्टेन संख्या? सो बोर्ड पे देखो, ऑक्टेन संख्या क्या कहलाती है, जो पेट्रोल की जो गुणवत्ता है, वो पेट्रोल की जो क्वालिटी है उसको बताने के लिए ऑक्टेन संख्या से हम यहां पे ऑक्टेन नंबर से हम क्या करते हैं, बताते हैं। अब यहां पे बताया जा रहा कि जो एक शब्द यहां पे उपयोग किया जा रहा है एंटी नॉकिंग। देखो एंटी नॉकिंग, एंटी नॉकिंग का मतलब होता है आवाज कम आना, किससे, इंजन से। तो जाहिर सी बात है पेट्रोल की गुणवत्ता को बताने के लिए ऑक्टेन नंबर का उपयोग किया जाता है, जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है पेट्रोल कैसा होगा, उतना अच्छा होगा। पेट्रोल में देखो स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्रा इथाइल लेड का उपयोग किया जाता है। सर इसमें एक शब्द आता है एंटी नॉकिंग, जिसको आप बोलते हो अपस्फोटन रोधी। ये क्या कहलाता है, जब कभी इंजन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो जो फ्यूल जो है वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाएगा, तो इंजन से खड़खड़ाने की आवाज आती है, इसको बोलते हैं नॉकिंग। हिंदी में उसे बोलते हैं एंटी, हिंदी में उसे बोलते हैं क्या, आवाज आना। हिंदी में उसे बोलते हैं क्या, ये लिखा है स्फोटक, हिंदी में कहा जाता है नॉकिंग को, और जो नॉकिंग को कम करेगा उसे बोलते हैं एंटी नॉकिंग, या स्फोटक रोधी कहा जाता है, या हम बोल सकते हैं अपस्फोटक रोधी कहा जाता है। तो इसके लिए हम एक कंपाउंड का यूज करते हैं, टेट्रा इथाइल लेड जो होता है, ये एंटी नॉकिंग के तौर पर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये इंजन की आवाज को क्या करता है, ये कम करता है। इसके अलावा जो हवाई जहाज वगैरह जो होते हैं, इसमें गैसोलीन में ग्लाइकोल यहां पर मिलाया जाता है, गैसोलीन फ्यूल है, ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्यों, ताकि ये जमे ना, क्योंकि ग्लाइकल का फ्रीजिंग पॉइंट और कम होता गैसोलीन के कंपैरिजन में। तो बेसिक थोड़ी सी जानकारी ऑक्टेन नंबर की यहां पर दी जा रही है, और कुछ के ऑक्टेन नंबर लिखे हैं, जैसे ब्यूटेन का लिखा, पेंटेन का, हेक्सेन का लिखा हुआ है। ये रहा टेट्रा इथाइल लेड का स्ट्रक्चर, जो कि काम करता है इंजन से आवाज को ये कम करता है, मतलब एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे ये काम करता है। फिर देखो वैसलीन के बारे में बात की जा रही है, वैसलीन पेट्रोलियम जेली, तो इसे पेट्रोलियम के आसवन से हम निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। इसके अलावा देखो पैराफिन वैक्स को भी हम यहीं से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा पेट्रोल का मुख्य संगठन ऑक्टेन है, ऑक्टेन मतलब एल्केन का 8वां नंबर कार्बन। फिर जानकारी यहां पर दी जा रही है, ये देखो ये है गोबर गैस या बायोगैस, बहुत शानदार ऊर्जा का अच्छा स्रोत है ग्रामीण परिवेश के दीपन बात करें तो। बायोगैस में मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन, फिर होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पाई जाती हैं कहां पर, ये पाई जाती है मीथेन गैस के संगठन में, मतलब गोबर गैस के संगठन में पाई जाती हैं। बेसिक गोबर गैस में जो काऊ डंग जो होता है, गोबर को यहां से घोला जाता है, ये एक बड़े से चेम्बर में आ गया, तो यहां पर गोबर सड़ेगा, तो गोबर में पाए जाते हैं मीथेनोजन बैक्टीरिया, मीथेन को पैदा करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो मीथेन गैस निकलेगी। इस गैस का यूज कर लोगे आप कहां पर, घर में, किचन में यूज कर लोगे। अब इसके अलावा एक और यहाँ पर टैंक होता है, तो यहाँ से इनलेट, यहाँ से गोबर आता जाएगा, यहाँ पर गोबर सड़ेगा, सड़ने के बाद गैस बनेगी, तो दाब की वजह से ये कुछ गोबर जो होगा जिसकी गैस बन चुकी रहेगी ये निकलेगा। बाद में जो स्लरी जो होगी इसमें अपन या तो बर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद बना दो, या इसको सीधा गोबर खेतों में भी आप इसे उपयोग कर सकते हो। तो बहुत अच्छा स्रोत होता है ये, किसका बोला चाहिए, अच्छा स्रोत होता किसका, ऊर्जा का अच्छा स्रोत है वो ग्रामीण परिवेश में, क्योंकि वहां पे गोबर की कमी भी नहीं होती है। फिर बात की जा रही है एलपीजी की, बात की जा रही है, एक डोमेस्टिक है और एक कॉमर्शियल सिलेंडर, दोनों यहां पे रखे हुए हैं। मुख्य घटक कौन सा होता है ये बताया जा रहा, ब्यूटेन इसमें मुख्य घटक होता है। ब्यूटेन के साथ प्रोपेन भी पाया जाता है कम मात्रा में, है ना, ब्यूटेन ज्यादा, 4 कार्बन वाला, और 3 कार्बन वाला कौन सा, ये। अब एलपीजी आपको पता है, एलपीजी क्या होता है, ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है। ऑर्डरलेस का मतलब गंधहीन होती है। सर हमें तो पता चल जाता है इसकी गंध का,
कैसे चलता है? इसे मिथाइल मरकैप्टल एक कंपाउंड मिलाया जाता है जो पंजेंट स्मेल वाला होता है, जो तीखी गंध वाला होता है। इस यौगिक को इसमें यहां पर ऐड किया जाता है। तो एलपीजी के बारे में लिखा है, सिगरेट लाइटर के बारे में बता रहा हूं, उसमें ब्यूटेन गैस का अपन यूज करते हैं। जो पृथ्वी जो ठंडी करने वाली इकाइयां होती हैं, इनमें डाइक्लोरो मीथेन का हम यूज करते हैं। तो कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट यहां पर बताए गए हैं। सिलेंडर आप दोनों देख सकते हो, एक ये कॉमर्शियल है ये वाला, और ये वाला था आपका घर में उपयोग। अगली बात करते हैं मस्टर्ड गैस के ऊपर चर्चा करते हैं। ये दिखाई दे रहा है येलो येलो सा कुछ आपको, यही है दरअसल क्या, यही है मस्टर्ड गैस। तो इसका यूज किया गया था कब? वर्ल्ड वार सेकेंड में इसका यूज हुआ था, सॉरी वर्ल्ड वार फर्स्ट में इसका यूज किया गया था मस्टर्ड गैस का, एज अ केमिकल वेपन, रासायनिक हथियार के तौर पर इसका उपयोग किया गया था। फिर बताया जा रहा है, देखो वेल्डिंग में हम किसका यूज करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड का। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है, देखो ये कैल्शियम कार्बाइड का पत्थर आता है CaC2, जब ये पानी के साथ रिएक्शन करता है ना, तो ये बनाता है एसिटिलीन। ये एसिटिलीन गैस को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ये एसिटिलीन गैस को क्या करता है? ये पैदा करता है। और इसी एसिटिलीन गैस के द्वारा हम वेल्डिंग, कौन सी वेल्डिंग? एक दो प्रकार की होती है, एक होती आर्क वेल्डिंग, एक होती गैस वेल्डिंग। देखा गैस वेल्डिंग? तो जितने भी जो पतली चीजें जो होंगी उसमें हम गैस वेल्डिंग का यूज करते हैं। मान लो आपके स्टील के बर्तन में कुछ आपको वेल्डिंग करानी है, तो आर्क वेल्डिंग से नहीं कराओगे, नहीं तो पूरा का पूरा वो जल जाएगा। हम उसके लिए गैस वेल्डिंग का यूज करते हैं। तो वो जो सिलेंडर होता है ना, उसमें एसिटिलीन गैस का ही क्या होता है? उपयोग होता है। फिर वही रेफ्रिजरेटर में किसका यूज करते हैं? ठंडी इकाइयों में देख सकते हो क्लोरोफ्लोरो CFC का हम यहां पर यूज करते हैं। यही वो होता है जो ओजोन के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओजोन के क्षरण के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलेगा। फिर थोड़ी सी चर्चा मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल के बारे में यहां पर हो रही है। मिथाइल एल्कोहल जिसे मेथनॉल के नाम से भी जाना जाता है, ये एल्कोहल कैसी होती है? टॉक्सिक एल्कोहल की कैटेगरी में आती है। इसे वुड स्प्रिट या एक और नाम वुड नेफ्था लिखा, कहीं नहीं लिखा, लिख देता हूं मैं एक और नाम, वुड स्प्रिट या वुड नेफ्था के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये मिथाइल एल्कोहल, इसका यूज हम कहां पे करते हैं? मिथाइल एल्कोहल का ये जो है ना, इसका यूज हम करते हैं कहां पे? पेंट उद्योग में कर लेते हैं, वार्निश उद्योग में हम कर लेते हैं, और प्रयोगशाला में विलायक के तौर पर भी हम इसका उपयोग करते हैं। ये टॉक्सिक एल्कोहल होती है, इसे ही लोग जहरीली शराब बोलते हैं। भाई इसके सेवन से परमानेंट ब्लाइंडनेस, स्थायी अंधापन, और व्यक्ति यहां पर मर जाता है। तो यही कहलाती है आपकी कौन सी? यही कहलाता है आपकी जहरीली शराब। ठीक है, मॉडिफाइड स्पिरिट की बात कर रहा, संशोधित रेक्टिफाइड स्पिरिट की बात कर रहा। दरअसल ये रेक्टिफाइड स्पिरिट है। ये इसमें 95% इथाइल एल्कोहल होता है। अब एल्कोहल बना कैसा है? तो ये क्या बोला? खमीरन का ये क्या खमीरन का क्या उत्पाद है? इथाइल। खमीरन का मतलब क्या? फर्मेंटेशन। देखो ये रहा ग्लूकोज C6H12O6, बना यहां से क्या? C2H5OH ट्वाइस प्लस ट्वाइस CO2। देखो ये क्या है? ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज का आपने क्या कराया? फर्मेंटेशन कराया, या इसी को आप बोल सकते हो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिससे बना के आपका ये बना आपका इथाइल एल्कोहल। यही आपको बताया जा रहा कि इथाइल एल्कोहल किस तरीके से यहां पर तैयार हो रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, और उनके उपयोग यहां पर लिखे हुए हैं। जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, नेफ्था दिखाई दे रहा है आपको, केरोसिन तेल, डीजल, लुब्रिकेंट, पेट्रोलियम जेली, पैराफिन वैक्स, कोल तार, ये सभी प्राप्त होते हैं। और हमें कहां पर मिलते हैं? ये अलग अलग तापमान पर मिलते हैं। हमें ये याद नहीं करना, मगर हमें बस ये पता होना चाहिए कि जब हम कच्चे तेल का या पेट्रोलियम ऑयल का हम करते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं, तो ये हमें सभी कुछ प्राप्त होता है, और यहां पे उसके उपयोग आपको बताए गए हैं।
ठीक है। अगला बात करते हैं, काष्ठ से पायरोलिग्नस अम्ल प्राप्त होता है। मैं 10% क्या होता है, एसिटिक एसिड। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी से एक अम्ल हम प्राप्त कर लेते हैं पायरोलिग्नस एसिड, जिसमें 10% क्या होता है, एसिटिक एसिड यहाँ पर पाया जाता है। फिर बात की जा रही थोड़ी सी बायोडीजल की, यहाँ पे बात की जा रही है। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टेरिफिकेशन प्रक्रिया, बायोडीजल क्या कहलाता है कि जो रतन जोत है जेट्रोपा के तेल से हम तैयार करते हैं, इसे बायोडीजल कहा जाता है। एक प्रोसेस का नाम लिखा हुआ है, केवल प्रोसेस को केवल याद करना है बस, कि इस प्रोसेस के माध्यम से बायोडीजल तैयार किया जाता है। ठीक है। आयोडीन का उपयोग आपूर्ति रोधी में करते हैं, एंटीडोट के रूप में आयोडीन का उपयोग यहाँ आयोडोफॉर्म का हम यूज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ यहां पे पॉइंट ये सुझाए गए हैं। इसके अलावा देखो टीयर गैस, इसका तो नाम भी पूछा गया है। उन्होंने पूछा था कि बताओ टीयर गैस जो होती है इसका नाम क्या होता है, तो अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ये रही टीयर गैस, जो भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए उपयोग की जाती है, ये कहलाता क्या, टीयर गैस। इसके अलावा देखो सोडियम बेंजोएट दिखाई दे रहा है, ये लिखा सोडियम बेंजोएट, इसका यूज हम करते हैं कैसा, प्रिजर्वेटिव के तौर पे करते हैं। कहीं लिखा है क्या, लिखा है परिरक्षक के तौर पर उपयोग करते हैं। हम इसका उपयोग कहां पे करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव। परिरक्षक का मतलब होता है कि पदार्थों को खराब होने से बचाना, इसे बोला जाता है कि प्रिजर्वेशन कहा जाता है। तो जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं लंबे समय तक चलाने के लिए इसी सोडियम बेंजोएट का हम यूज करते हैं। इस क्वेश्चन को यहां पर पूछा, टीयर गैस का रासायनिक नाम पूछा गया है, और प्रिजर्वेटिव के तौर पर किसका उपयोग करते हैं, तो प्रिजर्वेटिव के तौर पर उपयोग किया जाता है किसका, ये रहा आपका सोडियम बेंजोएट। दोनों का फोटो यहां पर लगा हुआ है। अब तो कुछ बेसिक पॉइंट आपको यहां पर बताए जा रहे हैं। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोल तार से प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो पॉलीकार्बोनेट से बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है, या बुलेट प्रूफ कांच आप बोल सकते हो। इसके अलावा देखो बुलेट प्रूफ कांच जो होते हैं ये तैयार किए जाते हैं लेमिनेटेड ग्लास से भी। सर ये क्या कहलाता है, लेमिनेटेड ग्लास। लेमिनेटेड ग्लास का मतलब होता है ग्लास की परत को एक के ऊपर एक रख के तैयार किया जाता है, क्योंकि आपको गोली उसके अंदर नहीं आनी चाहिए, तो इसको काफी मोटा बनाया जाता है ताकि गोली का जो वेग जो है यहां पर शून्य हो जाए। इसे ही यहां पर बोला जाता है क्या, लेमिनेटेड ग्लास कहा जाता है। ठीक है। मोम के बारे में बताया जा रहा है, ये एल्डिहाइड है। फलों में जो स्वाद आता है वो क्या है, वो फ्रक्टोज की वजह से आता है। फ्रक्टोज के बारे में जानकारी क्या, फ्रक्टोज को बोला जाता है फ्रूट शुगर। फलों में पाई जाने वाली शर्करा, और ये कैसी होती है, ये होती है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या, एक शर्करा से मिलकर बनी होती है। और जानकारी फ्रक्टोज के बारे में, ये होती स्वीटेस्ट शुगर होती है। ये क्या होती है, सर्वाधिक मीठी शर्करा होती है। तो दो तीन बातें फ्रक्टोज के बारे में बिल्कुल आप याद करके चलिएगा। कुछ और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई, फ्यूल के बारे में जानकारी दी गई है, ईंधन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, उसको बोलते हैं आइडियल फ्यूल, आदर्श ईंधन। कैसा होना चाहिए, धुआं कम दे, ठीक है, जलने के बाद रेसिड्यू कोई भी उत्पाद नहीं बचना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, तीनों स्टेट में मिले, तीनों अवस्थाओं में मिले, सॉलिड लिक्विड और गैस में मिले, उसको ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी आसानी समय से ले जा सके, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। सर ये कौन सा नया शब्द है, कैलोरीफिक वैल्यू, हिंदी में से बोलते कैलोरी मान। तो 1 ग्राम किसी भी फ्यूल का आप दहन करो, कंबस्शन उसे आप करो, तो कितनी ऊर्जा हमें मिल रही है, इसे बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। इसे ही कहा जाता है कैलोरी मान कहा जाता है। तो कुछ आइडियल फ्यूल की विशेषताएं। अब देखो फ्यूल कैसे, ठोस में भी मिल सकते हैं, द्रव में भी मिलते हैं, और कुछ गैस में भी मिलते हैं। एग्जाम्पल दिए, ठोस के लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कोलतार हो गया। द्रव के केरोसिन, पेट्रोल, डीजल हो गया। गैस के सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन, ढेर सारे फ्यूल।
अब अच्छे ईंधन के गुण बताए जा रहे हैं, कैसा होना चाहिए भाई साहब, ये बहुत अच्छा होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो जाए। सर इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो किसी भी ईंधन का 1 ग्राम आप दहन करो तो कितनी कैलोरी एनर्जी यहाँ पर मिल रही है, इसे बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे आप देखो, आप 1 ग्राम मिट्टी के तेल को जलाओ और 1 ग्राम आप पेट्रोल को जलाओ, तो आप बोलो सर पेट्रोल ने तुरंत आग पकड़ ली और गर्म भी बहुत जल्दी कर दिया इसने। तो पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू किससे ज़्यादा है, ये केरोसिन ऑयल से ज़्यादा है। जलने के बाद क्या अवशिष्ट नहीं देना चाहिए, ठीक है, कोई हानिकारक पदार्थ उत्पन्न ना हो। हालांकि आइडियल फ्यूल जैसे ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता, मगर यहां पर उसके बारे में जानकारी अपने को दी गई है। इसके बाद देखो, परिवहन में आसानी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भाई। जलना उसका कैसा हो, नियंत्रित होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आग लगा फिर अपने को ही भागना पड़े कि भाई बुझ ही नहीं रहा ये। तो ये कुछ बताए गए हैं क्या आइडियल फ्यूल की विशेषताएं। अब यहां पे देखो, कुछ पदार्थों की कैलोरीफिक वैल्यू यहां पर दी गई, हाइड्रोजन की नहीं दी क्या, नहीं दी इसमें, वो पूछा गया एक बार हाइड्रोजन की सर्वाधिक, हाँ दिया है, सबसे नीचे दिया है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या कहलाती है, कैलोरीफिक वैल्यू वही मैंने आपको बताया। ऊष्मीय मान क्या कहलाता है कि भाई ईंधन के क्या करो, 1 ग्राम को जलाओ, कहां पर, वायु की प्रेजेंस में आप जलाओ, कितनी ऊर्जा मिलती है, उसे ही बोलते हैं क्या, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। सर ये अलग अलग आपने बता दी कैलोरीफिक वैल्यू। काऊ डंग केक, सर ये क्या लिखा, ये कोई खाने वाला केक है, नहीं भाई साहब, इसको हिंदी में बोलते हैं लोग गोबर, गोबर, इंग्लिश में बोलते काऊ डंग केक कहा जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू 6000 से 8000 किलो जूल पर किलोग्राम। लकड़ी की, कोयले की, पेट्रोल की, केरोसिन की, डीजल की, मीथेन की, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा किसकी है, क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, तो देखो हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा है। इसीलिए हम क्या काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर बेस्ड हम व्हीकल का निर्माण कर रहे हैं, हम वाहनों का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, जो कि हाइड्रोजन ईंधन से क्या होंगे, चलेंगे। आ रही बात समझ में। सर ये डेटा याद करना है, बिल्कुल भी नहीं करना, बस ये याद कर लेना कि हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है इन सभी में, बस इतना बस आपको याद करना है। सर मीन्स में क्वेश्चन बनेगा, 100% मीन्स में क्वेश्चन बनेगा, बोलेगा भाई साहब राइट शॉर्ट नोट ऑन कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरी मान के ऊपर टिप्पणी लिखिएगा, तो टिप्पणी आपके सामने रही ये, और सबसे ज़्यादा 1-2 एग्जाम्पल लिख देना उसमें मीन्स में। बस प्री में केवल इतना पूछा गया है कि सर्वाधिक कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, वो मैंने आपको बता ही दिया, ये होती है हाइड्रोजन की होती है। अब नॉकिंग देखो, नॉकिंग व ऑक्टेन संख्या, कुछ ऐसे ईंधन होते हैं जो वायु के मिश्रण तथा इंजन में सिलेंडर में जलन उनका पहले समय से पहले यहाँ पे दहन उनका हो जाता है और इंजन पूर्णतः ऊष्मा में परिवर्तित नहीं हो पाते। इसकी वजह से क्या होता है, इंजन से आवाज आने लगती है, इसे हम नॉकिंग यहाँ पर बोलते हैं। इसके लिए टेट्राथाइल लेड का उपयोग किया जाता, अभी हमने देखा भी था टेट्राथाइल लेड के बारे में। ये अपस्फोटन रोधी या एंटी नॉकिंग सब्सटेंस के तौर पर ये काम करता है टेट्राइथाइल लेड। वही ईंधन के बारे में जानकारी आपको दी जा रही है, 3 प्रकार के हो जाता है। पहला हो जाता है सॉलिड फ्यूल, लिक्विड, फिर गैसियस फ्यूल। तो वही आप अभी मैंने जो पहले आपको डायग्राम दिखाया था ना, उसमें तीनों को अपन ने देखा था। ये कैरोसिन है ना, कैरोसिन नहीं कैरोसिन। 2-3 चीजें और देख लो यहाँ पे। एक शब्द यहाँ पे लिखा प्रोड्यूसर गैस, ये पूछा गया है। देखो प्रोड्यूसर गैस क्या कहलाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर को बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को बोलते हैं क्या, वाटर गैस। ये इंडस्ट्रियल फ्यूल है ना, औद्योगिक ईंधन है, चलेगा। अब बात करते हैं फ्यूल की बात करें और कोयले की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। कोयला जो कि भारत में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जितनी भी हम एनर्जी बनाते हैं हम थर्मल पावर प्लांट से ही एनर्जी बनाते हैं। हम कोयले को जलाते, बड़े बड़े बॉयलर में पानी गर्म करते, यहाँ से वेपर निकलती, वेपर टरबाइन को घुमाती, वो मोटर से जुड़ी होती है, शाफ्ट के थ्रू जब मोटर घूमती है तो ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हम कोयले को हम कैसे भूल सकते हैं, कोयला कैसे बनता सभी को पता है। जीवाश्म का कोई भी जो अवशेष है, चाहे एनिमल का, प्लांट रेसिड्यू है, ये लंबे समय तक यदि दबा यहाँ पर रह जाता है तो इसी से निर्माण हो जाता है किसका,
कोयले का यहाँ पर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब कोयले को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कहलाता है एंथ्रेसाइट कोयला, दूसरा बिटुमिनस कोयला, तीसरा लिग्नाइट कोयला और चौथा कहलाता पीट कोयला। जैसे ये कोई अवशेष था जानवर का या पौधे का, अब ये जमीन में दबा हुआ है, ऊपर से लग रहा है क्या, दाब लग रहा है, तो नीचे वाला कोयला जो होगा ये पूरा का पूरा कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सर ये गुड क्वालिटी का कोयला होगा। जी हाँ, इस कोयले को हम बोलते हैं एंथ्रासाइट कोयला। ये ऊपर वाला कहलाएगा बिटुमिनस, ये कहलाएगा लिग्नाइट, और सबसे ऊपरी भाग वाला कहलाएगा पीट कोयला कहलाता है। तो पीट कोयला जो होगा ये सबसे निम्न गुणवत्ता का कोयला होता है, एंथ्रासाइट सबसे उच्च गुणवत्ता का क्या होता है, कोयला। भारत में यदि सर्वाधिक की बात करें तो बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। एंथ्रासाइट गिनी चुनी जगह आपको देखने को मिलेगा। गिनी चुनी जगह में एक आता है रियासी जिला, जम्मू कश्मीर, जहां पर हाल ही में लिथियम गैस के भंडार खोजे गए हैं। तो वहां पे मिलता है कौन सा, वहां पर मिलता है एंथ्रासाइट कोयला। और जितनी भी जो आपकी खदानें हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड में, इन सभी में बिटुमिनस कोयला ही अपने को मिलता है। तो वो यहीं पे बता रहा है सारी जानकारी। तो ये रहा बिटुमिनस, ये रहा आपका कौन सा, पीट कोयला। ये वो राज्य बताए गए हैं कुछ, आप देख सकते हैं जहां पे कोयला उत्पादन वाले राज्य हैं। सर्वाधिक देख सकते हो ये बना हुआ कौन सा आपका, झारखंड बना हुआ है, छत्तीसगढ़ देख सकते हो, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वाला क्षेत्र, कुछ मध्य प्रदेश, कुछ महाराष्ट्र, कुछ आंध्र प्रदेश। ये तैयार कैसे हुआ, कोल या कोयला, ध्यान से आप देखिएगा। तो देखो, प्लांट और एनिमल का रेसिड्यू था, उसके ऊपर दाब लगा, सबसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो मिला हमें कौन सा, हमें मिला पीट कोयला मिला। तो पीट कोयला जो होता है ये होता अति निम्न गुणवत्ता का कोयला। अति निम्न गुणवत्ता का कोयला होता पीट कोयला। ये धुआं ज्यादा देगा, कार्बन की मात्रा इसमें सबसे कम पाई जाएगी। फिर हमें मिलता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला को बोला जाता है निम्न गुणवत्ता का कोयला। ठीक है, इसे कई लोग ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं, भूरा कोयला भी इसे बोल देते हैं। बिटुमिनस, यदि अपन भारत की बात करते हैं तो 80% आपको भारत में देखने को मिलेगी किसकी खदानें, इसी बिटुमिनस की खदानें देखने को मिलती हैं। और ये कोयला जो होता है इसे बोला जाता है मध्यम गुणवत्ता का कोयला। ये इंफीरियर मोस्ट क्वालिटी का कोयला है, ये इंफीरियर कोयला है, ये मॉडरेट है, मध्यम, मतलब ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा खराब। एंथ्रासाइट, इसके बारे में जानकारी देखो, ये क्या है, उच्च गुणवत्ता का कोयला। सुपीरियर मोस्ट क्वालिटी का कोयला है। भारत में कहां पे देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा रियासी डिस्ट्रिक्ट, रियासी जिला, जम्मू कश्मीर। और हाल ही में इसी रियासी जिले में क्या हुआ है, हमने लिथियम के भंडार भी खोजे हैं, जो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगा ई व्हीकल के क्षेत्र में। क्योंकि अभी तक जो सर्वाधिक उत्पादन चिली करता था, फिर चाइना करता था, और चाइना और चिली के बीच में ठीक ठीक हमारा अनुमान रहा तो चाइना और चिली के बीच में हम आ जाएंगे, क्योंकि रियासी जिले में सर्वाधिक लिथियम के भंडार हाल ही में अभी खोजे गए हैं। तो ये है क्या इसका पूरा चार्ट, कैसे कैसे तैयार ये होता है। तो पीट के बारे में जानकारी लिखी, तो ये है आपका अगला कौन सा कोयला है, ये रहा लिग्नाइट कोयला। देखो, इसे भूरा कोयला, ब्राउन कोल के नाम से भी आप इसे जानते हैं। 65 से 70% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती, जलवाष्प की मात्रा यहाँ पे क्या होती है, अधिक। अपन उच्च गुणवत्ता की तरफ यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं।
इसे मुलायम सॉफ्ट कोयला भी कहा जाता है। ये देख लो भाई साहब, बिटुमिनस, ये वही कोयला है जो भारत में लगभग 80% खदानों में यही कोयला देखने को मिलता है। कौन सा? बिटुमिनस कोयला ही यहाँ पर पाया जाता है। मुलायम कोयला, कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतना कोयला अच्छा माना जाएगा। और सबसे अच्छी गुणवत्ता का जो कोयला जो है वो रहा हमारे पास ये है आपका एंथ्रासाइट कोल। एंथ्रासाइट कोयला जो है ये सबसे उच्च गुणवत्ता का कोयला है। और मैं आपको बता ही चुका हूं, रियासी जिला कहां पर? जम्मू कश्मीर में ही यहां पर ये पाया जाता है। तो इसमें कार्बन की मात्रा अच्छी खासी होती है, धुआं बहुत कम देगा, ऊर्जा अच्छी खासी ऊर्जा यहां पर ये देता है। तो सबसे उच्च गुणवत्ता का ही क्या है? ये कोयला यहां पर देखने को ये मिलता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला यही है। कौन सा? ये रहा आपका एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, तो कोयले के चारों प्रकार हमने देखे, हालांकि ज्योग्राफी में भी इसको आप पढ़ते होंगे। द्रव ईंधन की अपन बात करते हैं, द्रव ईंधन के ढेर सारे एग्जाम्पल, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सभी की सभी क्या है? लिक्विड फ्यूल के अच्छे एग्जाम्पल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अब गैसीय ईंधन की अपन बात कर लेते हैं एक एक करके। गैसीय ईंधन में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा क्या? प्राकृतिक गैस, जो प्रकृति में हमें देखने को मिलती है। तो प्राकृतिक गैस में हम बोलते हैं क्या? सीएनजी। सर सीएनजी में मुख्य घटक क्या है? एग्जाम्पल में पूछा गया है। तो भाई साहब इसमें मुख्यतः पाया जाता है मीथेन, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा बोरवेल में कहीं खुदाई हो रही थी, पानी के लिए गड्ढा हो रहा था, बोरवेल के ऊपर आग लग गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो नीचे दबे रह गए थे प्लांट एनिमल के रेसिड्यू, जब ये सड़े, क्योंकि बायोटिक क्या थे? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस थे, जैव अपघटनीय पदार्थ थे, सड़ते हैं तो मीथेन गैस बनती है। तो बोरवेल से निकलने के लिए उनको जगह मिल गई और ऊपर घर्षण की वजह से क्या लग गई? आग लग गई। तो सीएनजी को हम बोलते हैं क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। तो प्राकृतिक गैस में जो मुख्य घटक जो होता है आपको दिखाई दे रहा है, मीथेन यहां पर रहता है। और जो घरों में आपको एलपीजी मिलती है, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि 4 कार्बन वाला ब्यूटेन और 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, ये हमें यहां पर देखने को मिलता है। अभी मैंने आपको बताया ही था जब मैं एलपीजी की बात कर रहा था। यहां पे आप देखो, जब मैं एलपीजी की चर्चा कर रहा था तो दोनों के ऊपर मैंने चर्चा की थी। देखो ये मैं आपको बता था, ब्यूटेन 4 कार्बन वाला और प्रोपेन 3 कार्बन वाला, दोनों ही एलपीजी के मुख्य घटक के तौर पे पाए जाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था ये कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस भी होती है। ठीक है, तो वही यहां पे बताया जा रहा है एलपीजी के बारे में। फिर बात कर और एलपीजी के बारे में चर्चा कर लेते। तो अभी मैंने बताया था कि इसे मिथाइल मरकैप्टन यहां पे मिलाया जाता है, याद करो। इसकी बहुत तीखी स्मेल होती है, इसकी वजह से आप इसकी गंध का पता यहां पर लगा लेते हो। और प्राकृतिक गैस क्या है? प्राकृतिक जीवाश्म ईंधनों का अच्छा स्रोत यहां पे मानते हैं, क्योंकि यहां पर ये मीथेन इसका मुख्य घटक होता। और वो रहा मिथाइल मरकैप्टन, इसी की वजह से क्या होती है? इसकी तीखी स्मेल होती है। इसके रिसाव का पता छोटा बच्चा भी लगा लेता है कि सर कहीं ना कहीं गैस का क्या हो रहा है? रिसाव हो रहा है। लो गोबर गैस, अभी मैंने आपको बताया था कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड मिल जाएगा आपको, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका क्या? मुख्य घटक होती है। जो कैसे निकलता है यहां पे वही बता रहा है गोबर गैस के बारे में, जो भी मैं आपको बता रहा था। यहां से इनलेट वाला ये, यहां पे अपन ने गोबर को घोला, पानी को मिलाया, इस टैंकर में जाएगा, ये सब सड़ेगा, सो मीथेन बनेगी। इस पाइप से आपको घरों में आपको उपलब्ध ये हो जाएगी। और जो बच रहा है कार्बनिक खाद के रूप में आप उपयोग कर सकते हो। बहुत बेसिक जानकारी गोबर गैस के बारे में। इन दोनों के बारे में अब भी जानकारी मैंने बताई थी, इसके बारे में प्रोड्यूसर गैस थी, याद करो। कॉमर्शियल फ्यूल होता है प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का क्या होता है? ये मिश्रण होता है। आपको बात समझ में आ रही है? इसकी कैलोरीफिक वैल्यू यहां पर दी गई है। कांच इस्पात उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। लो, तो वो कई बार उसने क्वेश्चन किया कि बताओ कैलोरीफिक, उसने क्वेश्चन किया है बताओ प्रोड्यूसर गैस क्या होती है। मेरे ख्याल से वाटर गैस भी होना चाहिए है। इसको भी मैंने अभी आपको बताया था वाटर गैस के बारे में
कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं, ये कहा जाता है वाटर गैस कहा जाता है। और कई बार एग्जाम में पूछा है, इवन पीएससी के अलावा दूसरे जो पीवी एग्जामिनेशन जो है उनने भी यहाँ पर क्वेश्चन किया है। याद करने का तरीका ऐसा, वाटर तो वाटर मतलब H2O, तो H2 और CO के मिश्रण को बोलते हैं क्या, ये कहा जाता है, इसे वाटर गैस बोला जाता है। इसी कैलोरीफिक वैल्यू भी यहाँ पे दी जा रही है, तो इसका उपयोग लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन एल्कोहल निर्माण में आप चाय के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं, कॉमर्शियल लेवल पर इसका यूज करते हैं। कोल गैस दिखाई दे रहा, कोल गैस, कोल गैस का मतलब ये कोयले के जो हम डिस्टिलेशन, कोयले का क्या करते हैं हम, इसका भंजन आसवन करते हैं, इसको छोटे छोटे कार्बन में तोड़ते हैं। भंजन क्या कहलाता है, भंजक क्या कहलाता है, बड़े बड़े कार्बन को छोटे कार्बन में तोड़ने की प्रक्रिया, इसे बोलते हैं क्या, भंजक या भंजन इसे कहा जाता है। तो यहां पर एक गैस आपको देखने को मिलेगी, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है, बिल्कुल। इसमें क्या मिलेगा, 54% हाइड्रोजन मीथेन, मुख्यतः तो हाइड्रोजन मीथेन ही गैस है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपको मिल जाएगी इस कोल गैस में, हालांकि फ्यूल ये भी है एक प्रकार का। तो याद इतना रखना है, कोल गैस मीन्स में आ सकता है, टिप्पणी लिखने को भाई इतना क्या रखोगे याद कि भाई साहब ये कोयले के भंजक आसवन से हम इसे प्राप्त करते हैं। तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, क्या क्या मिलेगा, 54% हाइड्रोजन मीथेन, परसेंटेज याद ना हो तो केवल हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बस। और कैलोरीफिक वैल्यू भी याद ना हो तो भी काम अपना इसमें चल जाना है, इतना जरूरी नहीं कि कैलोरीफिक वैल्यू आपको याद हो। फिर वही कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में जानकारी बताई जा रही है 1 ग्राम दहन से। तो सबसे ज्यादा मैंने अभी आपको बता ही दिया था, हाइड्रोजन से सर्वाधिक कैलोरीफिक वैल्यू आपको ये यहां पे दिखाई दे रही है। इसमें एक शब्द का उपयोग किया गया, देखो पावर एल्कोहल, देखो दिख रहा, पावर एल्कोहल। सर ये क्या कहलाता है, कुछ नहीं, जो आपका पेट्रोल जो था उसमें आपने क्या मिला दिया, इथाइल एल्कोहल मिला दिया, इसे ही क्या नाम दे दिया आपने, पावर एल्कोहल नाम दे दिया। सर हमने क्यों मिला दिया इथाइल एल्कोहल, क्योंकि पेट्रोल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है एल्कोहल के फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। कई बार ठंडे प्रदेशों में पेट्रोल वाले वाहनों में पेट्रोल जम जाता है, मगर इथाइल एल्कोहल नहीं जमता। तो भाई पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए हम उसमें इथाइल एल्कोहल मिला देते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही कहा जाता है पावर एल्कोहल कहा जाता है। अगला देख लो भाई, सिगरेट लाइटर। ये रहा सिगरेट लाइटर आपका सामने ये रखा हुआ, इसमें ब्यूटेन का यूज करते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। इसके अलावा रॉकेट के ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण का यूज करते हैं। ये इन दोनों के हम मिश्रण का उपयोग करते हैं किसमें, रॉकेट के प्रोपेलेंट में, रॉकेट के ईंधन में। अब ये बात तो मैंने आपको 2 बार रिपीट कर दी है कि सर्वाधिक कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, ये होती है हाइड्रोजन की होती है। और कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी कि 1 ग्राम यदि उसका आप दहन करेंगे तो जितनी एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे कंपेयर करके देख लें, तभी तुम हाइड्रोजन फ्यूल की ओर क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। और देखते हैं आगे क्या है, चलेगा। तो ये रहा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सेशन। एक एक पॉइंट को मैंने आपको बहुत अच्छे से यहां पे बताया है। यहां पे प्री में भी क्वेश्चन बनते हैं, यहां पर मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। इसके अलावा जो पीबी एग्जामिनेशन जो होता है उसमें भी ढेर सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने समेट यहां पर दिया है। ये पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, एप्लीकेशन के ऊपर भी आप आइएगा, एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, मेरे ख्याल सारी बातें इसमें आपको याद हो जाएंगी। तो ये रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सेशन। आने वाले सेशन में मैं फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन और अकार्बनिक रसायन में लेकर आने वाला हूं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जैसे ही केमिस्ट्री क्लासेस खत्म होंगी फिर मैं यहां पर लाने वाला हूं बॉटनी और अलग से लेकर आऊंगा जूलॉजी। ल्यूसेंट पूरा का पूरा मैं आपको यहां पर कवर करा दूंगा। तो बिल्कुल क्लास को आप देखिएगा, जो आपकी सुझाव जो है आमंत्रित रहेंगे, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी सीरीज भी चल रही है, एनसीईआरटी क्लास 6 की, क्लास 7 की, क्लास 8 की
तीनों एनसीईआरटी मैंने कवर करा दी है। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, तीनों एनसीईआरटी आप देख सकते हो पूरे समराइज फॉर्म में, एक एक की कंसेप्ट को मैंने यहां पर उसका यूज करते हुए उसे तैयार किया है। इसके अलावा बात करते हैं केमिस्ट्री के अलावा जो आने वाले समय में बॉटनी और जूलॉजी, इसको भी मैं यहां पर लाने वाला हूं। पहले फिजिकल केमिस्ट्री में लेकर आऊंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर आऊंगा, इसके बाद मैं चर्चा आपके साथ करूंगा यहां पर बायोलॉजी के ऊपर। तो सारे के सारे कंसेप्ट ल्यूसेंट के मैं यहां आपको बताने वाला हूं। चलिएगा, तो क्लास कैसी लगी दोबारा आपसे पूछता हूं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा, यहाँ पे ढेर सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मुलाकात करते हैं अगले केमिस्ट्री के सेशन में।